दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों से कुछ बात कर लूं। अभी रिसेंटली मैंने चैनल पे 1 या 2 एपिसोड यानी कि 3 या 4 सीरीज़ के पहला या दूसरा एपिसोड अपलोड किया है। आप लोग बोलोगे यार ये क्या खिचड़ी बना रहा है यार चैनल को। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सी वीडियोज़ होती हैं जो हम लोग बनाते हैं, बट उसमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता। और आप लोगों को शायद मालूम हो या ना हो, अगर आपने एडिटिंग करी है और आप कहीं ना कहीं अगर हमारा दर्द पीड़ा समझते हो, तो आप जानोगे कि एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। पहले तो आपको स्क्रीन देख के वॉइस ओवर करना पड़ता है, देन उसके बाद स्क्रीनशॉट लो, फिर वॉइस ओवर एक्सपोर्ट करो, फिर देन उसके बाद कंबाइन करो एंड अगेन एक्सपोर्ट करो। अब सीधा तौर पे बोलूँ, अगर इतनी मेहनत कर रहे हो उसके बाद भी आपको रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले तो भाई कहीं ना कहीं भाई जलती है भाई। समझ रहे हो ना, जलता है भाई, मन मन जलता है। तो अभी रिसेंटली एआई वाली स्टोरीज बहुत ट्रेंडिंग चल रही हैं और बहुत से बंदे उनको भाई बहुत प्यार दे रहे हैं। इसी वजह से बहुत से जो एक्सप्लेनेशन करने वाले बंदे हैं वो उसी राह के ऊपर बढ़ रहे हैं। और कहीं धीरे धीरे ऐसा ही होगा। अब जो ये मांगा और मानुआ एक्सप्लेन करने वाले बंदे हैं वो कहीं ना कहीं गायब होते जाते हैं, क्योंकि यार जब हम लोग उसे डालते हैं ना, वो कॉपीराइट भी मार देते हैं भाई, वो बहुत बुरे हैं भाई। इसी वजह से मैं पहले चेक करता हूँ कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए भाई। सही बात है। और क्यों न की मेहनत है तो उसके बाद फिर ऊपर से यूट्यूब में पार्ट टाइम के लिए करता हूँ और इससे कोई अर्निंग वर्निंग नहीं होती। अगर मैं आप लोग बोलो तो मैं आपको शो भी करा सकता हूँ। अभी चैनल पे रिसेंटली मेंबरशिप भी ऑन हुआ है, बट मैंने एक्टिवेट नहीं किया है क्योंकि मुझे आता ही नहीं है भाई। अभी सीख के करूँगा मेंबरशिप। और अगर आप लेना चाहते हो तो भाई ले सकते हो, कोई बात नहीं। और अगर आप एआई वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो भाई मैं वो इमेजेस तो नहीं बना सकता क्योंकि वो पेड होती हैं। और बाकी सारे बंदे क्या करते हैं ना, एक वीडियो की दूसरी वीडियो की कॉपी 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 ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप वैसा सुनना चाहते हो हेडफोन लगा के, तो मैं पूरा कंप्रेस करके एआई नहीं, अपनी आवाज़ में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ आपको स्टोरी सुना सकता हूँ। अगर आप एयरफोन लगा के सुनना चाहते हो तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें सिर्फ ऑडियो होगा वैसी स्टोरी का। इमेजिन खुद कर लेना, क्योंकि वैसे भी वो स्टोरी ऐसे प्लेटफॉर्म से उठाई होती हैं जो कि पहले ही स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। समझ रहे हो ना, इतना सा समझ जाओ। और अब हम ज़्यादा ज्ञान नहीं करते क्योंकि वीडियो ना ऐसे ही आप लोग बोलोगे कि यार बकवास किए जा रहा है, बट बकवास नहीं है भाई, ये रियलिटी है। अगर आप सर्च करोगे तो ट्रेंडिंग में एआई जनरेटेड जो स्टोरीज़ हैं वही चल रही हैं। बाकी आप लोगों का प्यार है भाई, अभी तक मैं भी खड़ा हूँ, नहीं तो मेरे चैनल पे भी आ जाता एआई वाली ऑडियो। चलो कोई बात नहीं, मैं एआई वाली वीडियो नहीं डालना चाहता भाई। एआई से मेरे मेरे को कोई नफरत नहीं है भाई, बढ़िया है, वो कर रहा है भाई अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी पे आपने रिसेंटली जो देखा था उसमें ऐसा देखा था, एक डीमन जो था वो सील किया हुआ था, वो बाहर निकला। उसके बाद उसने इमोर्टल सेक्ट में जाके हल्ला गुल्ला किया और उन लोगों ने जम के पेला उसे। इसी बीच हमारे एमसी ने एक समन भी किया जो कि स्वॉर्ड गॉड है, उसने भी उसे पेला। मज़ेदार, मज़ा आ गया भाई। और टिंगू जो पेठा था भाई, कद्दू जो था, उसने भाई चिढ़ाया भाई, फुल वो वाला सीन हुआ भाई बुई, ठीक है। उसके बाद जो डीमन था वो डिसाइबल बन गया हमारे एमसी का। और अब हमारा एमसी कह रहा है कि चलो यार आप लोगों को ना इमोर्टल सेक्ट दिखाता हूँ मैं, रियल वाला इमोर्टल सेक्ट, क्योंकि ये उसके पास पॉइंट्स हो गए हैं और उसे वो टोकन मिल गया है जिससे कि वो अपने इमोर्टल सेक्ट पे जा सकता है। और सभी डिसाइपल जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड है, खासकर डीमन जो है वो बहुत एक्साइटेड है, होगा भी क्यों नहीं। उसे कहीं ना कहीं पता है कि जो ये सीक्रेट सेक्ट या फिर हिडन सेक्ट होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं और उनके पास जो आर्टिफैक्ट होते हैं वो भी कमाल के मिलते हैं भाई। और हमारे कल्टीवेशन इससे बहुत सुधर जाएगा। अब सब लोग झोपड़ी के अंदर, बिल्कुल छोटी सी झोपड़ी है उसके अंदर बैठे हैं, खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि कहाँ है वो गेट। तो हमारा एमसी टोकन निकालता है और शकला का बूम बूम करता है और गेट ओपन हो जाता है। और अब हम लोग देखते हैं, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं कि कैसा है ये इमोर्टल सेक्ट। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर देना, क्योंकि भाई मैं इमोर्टल सेक्ट की कसम दे रहा हूँ तुम लोगों को। जल्दी से लाइक, और हाइप भी है होगा तो हाइप भी कर देना। और मेंबरशिप मैंने ऑन करने वाला हूँ, मेंबरशिप भी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो भाई, 28 रुपीज़ का होगा आई थिंक। चलो अब जैसे ही हमारा एमसी एक टोकन निकालता है पूरा ग्राउंड कांपने लगता है और जैसे कुछ बड़ा आने वाला हो। और इसे देखकर लिंकफ्यू और लिंकिंग की आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा डीमन जो है उसकी हालत ये हो जाती है कि उसका जबड़ा खुला का खुला रह जाता है। और तभी वहां सामने एक सीक्रेट दरवाजा प्रकट हो जाता है जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिर ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट
है क्या चीज़ जो इन लोगों ने सीधा एक सीक्रेट रिलम के अंदर खड़ा करके रखा है। और बात सुन के कि सीक्रेट रिलम जितना डीप होता है उतना ही वो घातक होता है, क्योंकि डीमन डीमन के कॉन्टिनेंट में सीक्रेट रिलम मिलना मतलब सीधा गेम चेंजर। और हर बार जब कोई ऐसा रिलम खोलता है तो उसके पीछे खून से भरी हुई कहानी होती है। और अगर ये बंदा ये रिलम खोल रहा है तो ये कोई आम बंदा नहीं है, ये बंदा भाई गॉड लेवल का है या फिर कोई साइकोपैथ है। लेकिन जो भी हो, ये सेक्ट सिर्फ सीक्रेट नहीं है, ये सीधा पावर की फैक्ट्री है। अभी गेट ओपन हुआ है, उसकी एनर्जी से ही ये महसूस कर रहा है। जहां जो आया वो तो राक्षस बना या फिर राक्षसों का फीड बन जाता है। उसे ओपन करने के लिए प्रोफाउंड एम्परर रियलम से ऊपर के कल्टीवेटर की जरूरत होती है, और उसे सीक्रेट रियलम के अंदर छुपे हुए हैं अल्ट्रा लेवल के ट्रेजर्स। जो सिर्फ ट्रेजर्स नहीं है बल्कि ऐसे लेजेंडरी आइटम्स हैं जिन्हें छोड़कर गए थे एम्परर लेवल के मॉन्स्टर्स, जिनकी सिर्फ एक झलक से पूरा कॉन्टिनेंट थरथरा जाता था। लेकिन आखिर में ये सवाल है कि आखिर इन लोगों ने अपने डिवाइन इमोर्टल सेक्ट को उसी सीक्रेट रियलम के अंदर कैसे बना दिया, और इनके पास वो चाबी जो है वो कहाँ से आई उस सीक्रेट डायमेंशन को जो खोल सकती है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इस सेक्ट का जो मास्टर है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि खुद एक प्रोफाउंड एम्परर मॉन्स्टर है, और ये पूरा सेक्ट उसकी छोड़ी गई अपनी पर्सनल एम्परर लेगेसी है। और अगर वाकई में ऐसा है तो ब्रदर, अगर वो चीज़ मुझे मिल गई ना तो गेम खत्म। तभी चैंग बिना कुछ बोले सीधा उस सीक्रेट रियलम के दरवाजे को क्रॉस कर देता है, और जैसे ही वो अंदर एंटर करता है खुद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सामने खड़ा होता है एक ऐसा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट जिसकी वाइब इतनी डार्क और इतनी हैवी होती है कि जैसे कोई दूसरी दुनिया की हो, जहां एनर्जी हवा में तैर रही होती है। और भाई गाइस, चैंग एक्साइटेड और सरप्राइज इसलिए क्योंकि वो पहली बार आ रहा है खुद, भाई उसको नहीं मालूम। बिल्डिंग लाइट से नहीं बल्कि रो पावर से चमक रही होती हैं, और वो सीन देखकर लिंकिंग और लिंकफ्यू दोनों की बॉडी में झंझनाहट दौड़ जाती है। वो लोग बिना पलक झपकाए उस सेक्ट को देखते रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो डीमन होता है उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का शौक होता है। वो अंदर ही अंदर बड़बड़ाता है कि क्या यही है डिवाइन इमोर्टल सेक्ट? अगर ये सच है तो ये सेक्ट अपने नाम के हर एक लेटर के लायक है। और तभी चैंग सबको बोलता है कि चलो अब अपना अपना रूम चुन लो गाइज, एक्सप्लोर करो इस मॉन्स्टर सेक्ट को। लेकिन याद रखना, फॉरबिडन जोन में घुसना मतलब अपनी खुद की कब्र खोदना है। सारे लोग फुल जोश में हाँ बोलते हैं, और वहीं चैंग एकदम साइलेंट स्टेप्स में अपना प्राइवेट रूम खोलता है, जहां अंदर लाइन से एल्डर सीट्स लगी होती हैं और बीच में होती है सेक्ट मास्टर का थ्रोन, जिससे लगातार ऑरा निकल रहा होता है। और चैंग बिना टाइम वेस्ट किए एकदम बीस्ट स्टाइल में उस पर जाकर बैठ जाता है, और मन में सोचता है कि एक दिन ये सारी सीड मैं भर दूंगा सिर्फ और सिर्फ प्रोफाउंड एम्परर मॉन्स्टर से, जो पूरे रिलम को हिला देंगे। फिर वो सीधे सिस्टम को ट्रिगर करता है और बोलता है कि सिस्टम, अब टाइम आ गया है उसे रैंडम समन को बाहर लाने का। और जैसे ही वो बोलता है पूरा सेक्ट हल्का हिलने लगता है, और अचानक वहां एक शैडो क्रैक से फटते हुए प्रकट होती है। सामने खड़ी होती है एक अल्टीमेट क्लास समन जो अपनी एंट्री से ही सबके रोंगटे खड़े कर दे। और यहीं से शुरू होता है असली गेम। जैसे ही सिस्टम ने अनाउंस किया कि इस बार जो समन हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि वो है या यू हैव। अब इनके नाम थोड़े भाई गाइस चटपटे लग सकते हैं, तो मैं इसे क्या बोलूँ, यायू तो बड़ा अजीब लग जाएगा भाई। इनके नाम ऐसे ही होते हैं। अब क्या नाम रखूँ मैं इस जलपरी का? इसका नाम रखता हूँ यूसी, रख देता हूँ लूसी, या फिर लूसी रख देता हूँ। यूसी ठीक है, यूसी रख रहा हूँ क्योंकि इसके नाम में ना जब भी आएगा तो यूसी आएगा। अब उसे देख के चैंग की आंखें चमक उठती हैं, और वो एकदम एक्साइटेड होकर अपने कॉलर को खींचते हुए बोलता है कि क्या मैं सच में कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या ये सच है या फिर मैं सपने में हूँ? क्या मैंने वाकई में इस वर्ल्ड की नंबर 1 ब्यूटी को समन कर लिया है? और ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आ जाती है जो खुद उसकी एक्साइटमेंट को बयान कर रही होती है। फिर वो तुरंत सिस्टम को कमांड देता है कि जल्दी से यूसी का फुल स्टेटस जो है वो डिस्प्ले करो।
क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये डिवाइन लेवल ब्यूटी किस क्लास की पावर रखती है। और सिस्टम एकदम चिल्ला के बोलता है कि ये यूसी एक्स ड्रैगन मार्शल आर्ट नेवल की वो लेजेंडरी करेक्टर है जिसने अकेले ही टॉप 10 रियलम के कई टाइटल धारियों को फिनिश किया है। और उसकी ब्यूटी इतनी डेंजरस है कि उसे देख चुके कई मोनार्क्स ने खुद को साइलेंटली मोड में डाल दिया है। और इसके बारे में जानकर चैंग के मुंह से सीधा निकलता है, ओहो भाई साहब, ये तो जियो यूनियर और हुआ यूनियर की तरह है। अब देखो, ये जो मेंशन कर रहा है ये किसी सेलिब्रिटी का नाम हो सकता है जो कि अर्थ से हो। खूबसूरत भी है और ये पावरफुल भी है। और अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी उसके ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है जिससे एक रोशनी सी फैलती है और धीरे धीरे वहां से एक अल्ट्रा ब्यूटी बाहर निकलती है जो कोई और नहीं, वो यूसी होती है, जिसकी एंट्री ऐसी होती है जैसे किसी डायमेंशन की देवी उतर रही हो। और जैसे ही वो ज़मीन पर उतरती है पूरे हॉल में एनर्जी की बेब्स गूंजती है और चैंग बिना पलक के झपकाए उसे देखता ही रहता है। भाई देखे क्यों नहीं भाई, काफ़ी सेक्सी है भाई। फिर उसके मन में आता है कि इतना अनरियल मोमेंट है कि उसका खुद पर कंट्रोल छूट रहा है भाई, बंदे का भाई पप्पू सलूट मार रहा होता है। वो सोचने लगता है कि क्या मेरा लक सच में इतना खतरनाक है कि मुझे इतनी ओपी लेवल की लड़की ड्रॉ में मिल गई। और फिर वह चैंग मन ही मन में खुद से मजाक करते हुए बोलता है कि मेरे हाथ ही तोड़ दो ताकि मैं दोबारा कोई और ड्रॉ ना कर सकूं। सोचो भाई, चैंग इतना सोच रहा है तो कितना खतरनाक ब्यूटी होगी, क्योंकि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और तभी यायू यानी कि यूसी उसकी तरफ देखती है और बेहद पोलाइट होकर उसे ग्रीट करती है। और चैंग के मन में खुशी की सुनामी दौड़ जाती है। वो सोचता है कि कितनी कूल है यार, ये सिस्टम भी कितना कूल है जो इन लोगों को भी ट्रांसफर कर रहा है। उनकी मेमोरीज में पहले से ही उनका सेक्ट मास्टर मैं होता हूँ, जिससे मुझे उन्हें कन्विंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर वो यूसी से कहता है कि इतनी शराफत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आओ मेरे पास बैठो। और जैसे ही यूसी उसके पास की सीट पर बैठती है उसकी बॉडी से इतनी कड़क कोल्ड एनर्जी निकलती है कि पूरा रूम फ्रीजिंग फील देने लगता है। और चैंग चैंग तो भाई खुद। तभी वो सिचुएशन को समझते हुए यूसी के साथ स्माइल के साथ उसे कहता है कि फिलहाल तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। अब जैसे ही यूसी चैंग की बात सुनती है वो कहती है कि ठीक है। वो बोलती है कि वो ये बोलती है कि चलो ठीक है। वो एक झटके से वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाते ही चैंग की हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने उसे डीप फ्रीजर में बंद कर दिया हो। वो कांपते हुए अपने आप में बड़बड़ाता है कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस लड़की की बॉडी में इतनी ज़्यादा कोल्ड एनर्जी निकलेगी। मुझे पता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ी देर और वहाँ रुक जाती तो मैं सच में जम के यहीं फ्रीज होकर मर जाता। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसी तरह उसकी बॉडी से कोल्ड फ्लो निकलती रही तो भाई मैं रोमांस तो छोड़ो उसके पास बैठ भी नहीं पाऊंगा। इसका एक ही सोल्यूशन है, मुझे जल्दी से जल्दी खुद को इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा कि मैं उसकी कोल्डनेस को हैंडल कर सकूं। और फिर जैसे ही ये सीन खत्म होता है कैमरा स्विच होता है डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की दूसरी लोकेशन पर, जहाँ पर यायू जो होती है वो अब प्राइवेट रूम में एंटर करती है, यानी कि यूसी। तभी अचानक से वहाँ अपना डीमन यानी कि जवान सा आता है और आसपास की जगह को वो स्कैन करने लगता है और बोलता है कि ये जगह तो काफ़ी अजीब है, मतलब कोई रैंडम प्लेस नहीं है बल्कि हिडन सेक्ट का हेडक्वार्टर है। लेकिन फिर भी यहाँ इतने कम लोग क्यों हैं? ये तो एक लेजेंडरी ग्रेट सेक्ट है ना, तो यहाँ तो हजारों डिसाइपल्स होने चाहिए थे। लगता है कि सब अपने अपने रूम्स में ट्रेनिंग या फिर मेडिटेशन कर रहे होंगे। मुझे इन्हें खोजना होगा। तभी जैसे वो एक रूम का दरवाजा खोलता है उसका पैर अंदर रखते ही धीरे धीरे फ्रीज होने शुरू हो जाता है। वो घबरा कर चिल्लाता है, यार ये क्या हो रहा है, मेरा पूरा पैर जम रहा है। फिर वो जैसे ही आगे की तरफ देखता है उसे एहसास होता है कि ये कोई नॉर्मल रूम नहीं है। वो डरते हुए बोलता है कि ये तो कोल्ड हो रहा है। और तभी उसके सामने जो सीन आता है वो उसे पूरी तरह से हिला देता है, क्योंकि सामने यूसी खड़ी होती है पूरी रेज के साथ, उसकी आंखों में आग सी जल रही होती है और वो सीधा उसकी तरफ देखते हुए ठंडे मगर डेंजर टोन में बोलती है कि याद रखो, अगर तुमने दोबारा इस रूम में घुसने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खत्म कर दूंगी।
और इतना कहने के साथ ही जो हमारी यूसी होती है वो अपने मेटल सोल को रिलीज करती है, जिससे पूरे एरिया में एक हैवी कर देने वाली कोल्ड प्रेजेंस फैल जाती है। और जवान शाह यानी कि हमारा डीमन की हालत तो एकदम खराब हो जाती है। वो एक पल के लिए वहीं जंप सा जाता है और फिर जैसे तैसे वो वहां से भागता है और भागते भागते अपने मन में सोचता है कि ये लड़की तो सर्ज रियलम की टॉप एक्सपर्ट है और मैं कितना बेवकूफ था जो इस सेक्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। यहाँ पर तो एक नहीं दो दो सर्ज रियल लेवल के मॉन्स्टर बैठे हुए हैं और ये लोग अपने अपने रूम में सो रहे हैं, इसलिए इनका पता ही नहीं चल रहा मुझे। अब कोई भी दरवाजा बिना सोचे समझे ओपन नहीं करना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वरना जिस तरह से इस लड़की ने मुझे धमकाया है, अगली बार तो वो सीधा मेरी जान ही ले लेगी। और इस बार तो मैं बस किसी तरह बच गया, क्योंकि जब मैं उस रूम के अंदर गया तो मुझे लगा था कि शायद कुछ सीक्रेट मिलेगा, लेकिन मुझे वहां मिली मेरी खुद की मौत। और अब मैं सोच रहा हूँ कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी टोन में बात करने की। वो यहाँ पर खुद को समझती क्या है? क्या उसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं ग्रेट डीमन जवान शाह हूँ और बहुत जल्द मैं अपनी पुरानी ताकत को दोबारा हासिल करने वाला हूँ। और वो बोलता है कि कुछ भी कहो यार, लड़की सच में किसी दूसरी दुनिया की लगती है। अगर मुझे बस एक बार भी और एक बार बस दिला वही वाला सीन है भाई, एक बार भी किस करने का मौका मिल जाए तो मेरी पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। अब चाहे जो भी हो जाए, आंधी आए या तूफान आए, मैं इस डिवाइन इमोर्टल सेक्ट को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं यहीं रुकूंगा और अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दूंगा कि वो लड़की खुद मुझसे इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि अब वो मेरे दिल में उतर चुकी है और मैं किसी और को ये मौका नहीं लेने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐरा गहरा आके उसे मुझसे पहले पटाए। और जैसे ही वो अपनी अपनी जो बात होती है उसको ठान लेता है, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें लिंकफ्यू एक जगह पे उदास सी खड़ी हुई दिखाई देती है, जहाँ पे लिंकिंग जो होता है वो आता है और उसे देखकर कहता है कि जूनियर सिस्टर आपको क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या आपको हमारा सेक्ट पसंद नहीं है? देखो यहाँ ये जगह बहुत बढ़िया है, चलो मैं तुम्हें थोड़ा इस सेक्ट में घुमा लाता हूँ जिससे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आता है, लिंकफ्यू धीरे से उसके गाल पर हाथ रखती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना। और बिना कुछ सोचे समझे अगले ही पल वो उसके चेहरे पर इतना भारी पंच मारती है कि ली किंग की हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो सीधा उड़कर जमीन से टकराता है। उसकी चीख इतनी तेज होती है कि पूरे टावर के अंदर गूंज जाती है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है। लिंकफ्यू जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है तभी वो झटके से उठकर बैठ जाता है। इसे देखकर लिंकफ्यू भी डर जाती है और ली किंग रोते हुए कहता है कि जूनियर सिस्टर आपने मुझे क्यों मारा? क्या आप मुझे बुली कर रही हो? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, ना तो आपको अफेंड किया, तो फिर ऐसा क्यों? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता है, लिंकफ्यू शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब वो सब बातें जो सेक्ट मास्टर ने मुझे बताई थी वो झूठ नहीं थी, क्योंकि मैंने इसे जो पंच मारा था वो कोई हल्का नहीं था, उसमें मेरी पूरी पावर थी। मैं जानती हूँ कि अगर यही पंच किसी और को लगता तो वो कई दिनों तक उठ नहीं पाता, लेकिन ली किंग ये तो सीधा उठकर बैठ गया। इसका मतलब साफ है कि इसके पास सच में कोई टेरिफिंग फिजिक्स है। और ये सोचते ही अब लिंकफ्यू की आंखों में रिस्पेक्ट और हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर झलकने लगता है और अब वो बड़े प्यार से लिंकिंग की तरफ बढ़ती है और कहती है कि मेरे प्यारे सीनियर ब्रदर, मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रही हूँ वो सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। और ये सुनते ही लिंकिंग रोते हुए कहता है कि क्या मतलब मेरे भले के लिए? मुझे इतना कूट रही हो क्या? यही तुम्हारी लॉजिक है? अगर किसी का भला करना हो तो पहले उसे अधमरा कर दो। जूनियर सिस्टर ये बात एकदम सेंसलेस है और वैसे भी तुम मुझे बुली नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें पता भी है कि तुमने मुझे कितना जोरदार पंच मारा है। मेरा जो हैंडसम सा फेस था ना वो भी अब सूझ गया है। मैं समझ गया हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम्हारी नज़र मेरी पोजीशन पर है, क्योंकि मैं सेक्ट में तुमसे ऊपर हूँ और तुम मेरे नीचे हो, इसलिए तुम चाहती हो कि मुझे हटाकर फर्स्ट डिसाइबल बन जाओ। लेकिन सॉरी सिस्टर, ये इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मैं सिर्फ देखने में क्यूट हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से
नहीं हूँ। और ये सुनते ही लिंगफ्यू उसे शांति से समझाती हुई बोलती है कि सीनियर ब्रदर प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि खुद से लीडर यानी कि पैट्रियाज ने मुझे ये सब करने को कहा था। उन्होंने ही मुझे बताया था कि तुम्हारे पास कोई नॉर्मल फिजिक्स नहीं है बल्कि एक टेरिफाइंग फिजिक्स है, और मुझे भेजा गया था ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं। अब ये सुनते ही लिंकिंग हक्का बक्का रह जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मेरे पास टेरिफाइंग फिजिक्स है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सच में मेरे पास कोई स्पेशल फिजिक्स होती तो क्या मुझे खुद नहीं पता चलता कि मेरा पैट्रियाज यानी कि सेक्ट लीडर जानबूझकर मुझे पिटवाना चाहते हैं? वरना मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है, और मैं तो बस एक सीधा सादा छोटा मोटा आम सा बंदा हूँ, और मुझे याद भी नहीं पड़ता कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे सेक्ट लीडर मुझसे नाराज हो गए। और अब लिंकिंग की ये मासूमियत देखकर लिंगफ्यू खुद को हंसने से रोक नहीं पाती और मुस्कुराते हुए बोलती कि सीनियर ब्रदर, आप मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। सच में पैट्रियाज का मतलब तुम्हें सजा देना नहीं है, बल्कि उन्होंने बहुत ही सीरियस होकर कहा था तुम्हारे अंदर एक टेरिफाइंग फिजिक्स छिपा हुआ है और वो खुद इसकी पुष्टि कर चुके हैं। और ये सुनते ही ली किंग एकदम से चौंक जाता है और एक्साइटेड होकर चिल्लाता है कि क्या मैं सच में एक जीनियस हूँ? लेकिन फिर वो तुरंत सोच में पड़ जाता है और खुद से बोलता है कि यार अगर मैं सच में जीनियस होता तो मुझे खुद नहीं पता चलता क्या? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं तो एक सिंपल सा मॉर्टल हूँ, और ना कोई मेरे पास स्पेशल पावर है और ना ही कल्टीवेशन की समझ। इवन मुझे तो कल्टीवेशन करना भी नहीं आता। और जीनियस लोग तो वो तो होते हैं जो बिना एफर्ट सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं तो एक गोलू मोलू कद्दू हूँ। और ये सुनते लिंगफ्यू उसे बड़ी ही नरमी से समझाने लगती है, और जैसे ही लिंगफ्यू उसे बताती है कि सीनियर ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा जो टेरिफाइंग फिजिक्स है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, और जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा तब तक तुम चाहे जितना भी खुद को आम इमोर्टल समझते रहो, तुम्हें उसका 1% भी फायदा नहीं मिलने वाला। सबसे पहले उसे जगाना पड़ेगा, और वो सिर्फ एक ही तरीके से जाग सकता है। अब ये सुनते ही लिंकिंग तो जैसे आसमान में उड़ने लगता है और एक्साइटेड होकर बोलता है कि इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक रियल टेरिफाइंग फिजिक्स है जो बस डीप स्लीप में पड़ा है। ओह सिस्टर प्लीज मुझे बताओ ना कैसे एक्टिवेट करूं, क्योंकि अब मैं और नॉर्मल नहीं रहना चाहता। मुझे भी वो लेवल चाहिए जहां मॉन्स्टर की तरह स्ट्रेंथ हो और लड़कियां खुद इनबॉक्स में आए। मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े। और इतना कहते ही उसकी आंखों में प्यार का सपना चमकता है। तो वैसे ही लिंगफ्यू उसकी उस रोमांटिक फील को लात मारकर सीधा आउट कर देती है और बोलती है कि अगर सच में टेरिफाइंग फिजिक्स एक्टिवेट करना है तो बस एक काम करना है, और वो ये है कि हर दिन हर पल मुझसे मार खानी होगी, और बिना सवाल के खानी ही होगी, तभी वो पावर जागेगी। और जैसे ही वो ये बोलती है लात सीधा उसके मुंह पर लगती है, जिससे लिंकिंग की हालत ऐसी हो जाती है जैसे मोबाइल की बैटरी 5% पर अलर्ट दे, और वो दर्द से चिल्लाता है कि जूनियर सिस्टर एक बात बताओ, अगर सच में मेरा फिजिक्स इतना पावरफुल है तो वो खुद पैट्रियार्क यानी कि सेक्ट लीडर और बाकी लोग क्यों नहीं जगाए? इसे एक्टिवेट कराने और तुम्हें भेजने में उनका क्या मतलब है? तब लिम्फियो अपनी आंखें घुमाते हुए बोलती है कि सीनियर ब्रदर तुम भी जानते हो कि हमारे सेक्ट लीडर इतने क्रेजी लेवल के मॉन्स्टर्स हैं, उनका एक स्लैब तुम्हें सिर्फ रियलिटी से नहीं मिटा देता बल्कि तुम्हारे पूरे वजूद है, ठीक है, तुम्हारी जो प्रेजेंस है उसको एक स्पिन में ख़त्म कर देगा। इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी है ताकि तुम सिर्फ अधमरे रहो, मरो नहीं। मैं तुम्हें अब तब तक मारूंगी जब तक तुम्हारे अंदर का मॉन्स्टर खुद बाहर न निकल आए। और इतना बोलते ही वो अपने ऑरा रिलीज करना शुरू कर देती है, जिससे पूरा टावर ब्लास्टिंग वाइब से काम जाता है। और लिंकिंग भाई डरते हुए चिल्लाता है कि सीनियर सिस्टर ये क्या भाई, ये कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं बिना पिटे ये पावर एक्टिवेट कर सकूं, क्योंकि अगर मैं यूं ही पिटता रहा तो कहीं पहले ही मैं रेस्ट इन पीस ना हो जाऊं, और उसके बाद मेरा फिजिक्स एक्टिवेट होगा भी तो मैं क्या करूंगा उसका। और इतना कहने के साथ ही लिंगफ्यू बिना रुके उसे इतनी तेजी से किक मारती है कि लिंकिंग का मुंह ऐसे बिगड़ जाता है जैसे किसी ने फोटोज में फेस स्वाइप कर दिया हो। और वो रोते हुए कहता है कि प्लीज मेरे फेस पर मत मारो, मेरे फेस ही तो मेरी पहचान है, अगर
यही चला गया तो कौन सी सीनियर सिस्टर पटेगी। प्लीज। ये बोलने के साथ ही उसकी चीखें इतनी तगड़ी होती है कि पूरा टावर गूंजने लगता है, यानी कि भाई उसकी कुटाई चल रही है। तभी वहां पे चैंग भी आ जाता है और उसे ऐसी हालत में देखकर मन ही मन में सोचता है कि चलो अब सब कुछ सही हो रहा है, क्योंकि दर्द ही वो है कि दर्द ही वो चाबी है जो इस नॉर्मल से दिखने वाले बंदे को लेजेंड बना सकती है। क्योंकि वैसे भी इसकी जो जुबान है ना, वो कुछ ज़्यादा ही अंड संड बकती रहती है। और मुझे तो सीधा यही लगता है कि इससे मार खाना, इसे यानी कि इसको ये जो मार खा रहा है इसके लिए कोई सज़ा नहीं बल्कि एक फेवर है। क्योंकि अगर किसी तरह इसका फिजिक्स एक बार एक्टिवेट हो गया तो ये बंदा सीधा ग्रेट जीनियस की कैटेगरी में एंटर कर जाएगा। लेकिन सच्ची बात ये है कि मुझे खुद इससे अपने हाथों से मारने में मजा आता है। भाई एमसी के हाथों में भी खुजली हो रही है। वो कहता है कि लेकिन सेक्ट लीडर के रूप में मेरी जो डिवाइन इमेज है मैं उसे बचाना चाहता हूँ, वरना अगर लोग देखेंगे कि मैं खुद किसी को पीट रहा हूँ तो मेरे पैट्रियाज वाले ठाट बाट में दरार आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे डर है कि अगर इसका टेरिफाइंग फिजिक्स एक्टिवेट हो गया तो ये बंदा अगर बेकाबू हो गया तो ये खुद मेरे ही ऊपर पलट के हमला ही ना कर दे। तब मुझे भी नहीं पता है कि मैं खुद को इससे कैसे बचाऊंगा। तो लिंगफ्यू जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है इस कद्दू के साथ। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में एक नई लोकेशन को दिखाया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है एक डिवाइन हेवनली पीक और उसका नाम है लिंग पीक। और उसी के ऊपर मौजूद है एक अल्ट्रा पावरफुल सेक्ट जिसका नाम है लिंग युआन सेक्ट। सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी एल्डर्स और सेक्ट मास्टर्स बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी एक एल्डर कहता है कि वो एल्डर कहता है कि सेक्ट मास्टर, डीमन सीलिंग गैदरिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है और लेकिन हमारे जो यंग लॉर्ड चैन जियान है ना, वो तो अभी तक परफॉर्म जनरल रीलम पर भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं। और अगर हम उसे ऐसे ही भेजते हैं तो ये सीधा उसे मौत के रास्ते में भेजने जैसा होगा। और जैसे ही वो ये बात कहता है हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई मामूली नहीं है बल्कि ग्रेट एल्डर है लिंग युवान सेक्ट का। और बाकी एल्डर्स भी मन ही मन में सोचते हैं कि कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारा सेक्ट इतना वीक हो जाएगा और हमारे पास एक डिसाइबल तक नहीं है जिसे इस क्रेजी इवेंट में भेजा जा सके। लेकिन तभी से मास्टर उन्हें शांत करते हुए बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि ये रिस्की है, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए इस बार हम किसी भी हालत में डीमन सीलिंग गैदरिंग को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मौका नहीं बल्कि एक दरवाजा है यावरी एकेडमी जैसी जगह में एंटर करने का। और इस मौके को खोना यानी कि अपने पूरे फ्यूचर को फेंक देना। और इसीलिए हम वहां से किसी ना किसी को तो भेजेंगे। और एल्डर ये सुनते ही थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो बोलता है कि मास्टर, आप भी जानते हो कि इस बार ऑर्डर आया है कि सिर्फ यंग जनरेशन के लोग ही इस बार भाग ले सकेंगे। और अगर हम अपनी सेक्ट की बात करें तो हमारे पास जो यंग कल्टिवेटर्स हैं वो सब अभी स्पिरिट रियलम के मिड लेवल तक के ही हैं। कल्टिवेटर्स गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा यार, आपने इतने मानवा पढ़े हैं तो कल्टिवेटर्स वही हैं, यानी कि अपनी ताकतें जगाते हैं भाई, इमोर्टल की राह पे जाते हैं। और यानी कि अगर हम यहाँ पे इंडिया पे देखें तो ये साधु संत ही हो सकते हो, ऐसे बात कर रहा हूँ मैं। वो कहता है कि हमारे पास जो भी यंग कल्टिवेटर्स हैं वो सब अभी स्पिरिट रियलम के मिड लेवल तक ही के ही हैं। और इस लेवल पर उन्हें उस गैदरिंग में भेजना मतलब शेरों के बीच में किसी खरगोश को छोड़ना। वो उम्मीद करता है कि भाई अगर हमने ऐसा किया तो वो वापस भी नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि अगर हमारे सेक्ट के स्पिरिट लेवल के कल्टिवेटर बाकी टॉप सेक्ट के मॉन्स्टर के सामने खड़े भी नहीं हो सकते तो फिर उन्हें भेजने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो क्या तुम सच में सोचते हो कि वो उन्हें कम्पीट भी कर पाएंगे? और ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है, क्योंकि सबको एक ही बात समझ आती है कि सेक्ट की हालत अभी सच में बहुत डाउन चल रही है और उनके पास फिलहाल कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर की आंखों में जैसे एक चिंगारी सी जलती है और वो एकदम खड़ा हो जाता है और पूरी मीटिंग रूम को हिला देने वाली आवाज़ में चिल्लाता है कि
कोई मुझे ये बताओ कि हमारी जंगू माउंटेन की आउटर रेंज में अभी हाल ही में कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है क्या? और तभी सुप्रीम एल्डर रिपोर्ट करता है कि हाँ, अभी एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि चैंगलिंग फैमिली का यंग मास्टर मर्कुस वहां जाकर लिंगम फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर चुका है। और ये लिंगम फैमिली गाइज, आप लोगों को मालूम है, ये हमारी लिंग फ्यू की फैमिली है, और वहां से सिर्फ एक ही लड़की बच पाई है, और वो लड़की खुद मिस यानी कि लिंग फ्यू है। लेकिन उस मरकुस ने उसका पीछा भी किया, और उसके बाद उन दोनों के बीच क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। और ये सुनकर मास्टर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और एकदम सीरियस मोड में आ जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि लिंग फैमिली की किस्मत इतनी बुरी निकलेगी कि वो डायरेक्टली एम्पायर के टॉप मॉन्स्टर के रडार पर आ जाएगी। लेकिन अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मिस लिंगफ्यू एक टैलेंटेड डिसाइपल है और इस टाइम उसे हेल्प की ज़रूरत होगी। लेकिन पॉलिटिक्स के कारण हम कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी ग्रेट एल्डर एक और टॉप सीक्रेट अपडेट देता है। वो बोलता है कि मैंने एक स्ट्रेंज सीन के बारे में सुना है। और जब से मास्टर उससे पूछता है कि क्या सीन देख लिया भाई तूने, तो सुप्रीम एल्डर बताता है कि स्मॉल वैली के पास, यानी कि चिंग यान माउंटेन की आउटर रेंज में कल किसी ने डायरेक्ट परफॉर्म जनरल रीलम पर ब्रेक थ्रू किया है। और ये बात हमारे ही सेक्ट के एक आउटर डिसाइपल ने खुद नोट की थी, और उसने कंफर्म किया कि ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये सुनते ही सेकंड मास्टर का दिमाग घूम जाता है, और गाइज ये लिंग फ्यू का ब्रेक थ्रू, उसका दिमाग घूम जाता है और वो पूरी एनर्जी के साथ बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो बदतमीज, कि ये एक यंग कल्टीवेटर ने आउटर माउंटेन पर जनरल प्रोफाउंड रिलम को क्रैक कर दिया है। और ग्रेट एल्डर बोलता है कि मैं कुछ श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जिसने रिपोर्ट की है वो कोई इनर डिसाइपल नहीं था, और उसकी बात को सीरियसली भी नहीं लिया गया। लेकिन ये सुनते ही सेट मास्टर की आंखों में आशा की चमक आ जाती है, और वो अपनी पूरी ताकत से बोलता है कि अगर ये सच है तो अभी भी हमारे पास चांस है उस डीमन सीलिंग गैदरिंग को जीतने का। क्योंकि अगर हम उस डिसाइपल को ट्रैक कर लें और उसे अपने सेक्ट में भर्ती कर लें तो वो एल्डरली जनरल प्रोफाउंड रिलम पर होगा, और अब हमारा गेम चेंजर वो बन सकता है। वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में सेक्ट मास्टर, आप तो सच में विजनरी हो, क्योंकि आपने बिना कुछ देखे ही इतना बड़ा पॉसिबिलिटी पकड़ ली। और सेक्ट मास्टर भी बड़े ही कूल तरीके से रिप्लाई करता है कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़का डेमन सीलिंग गैदरिंग जीत ही जाएगा, लेकिन अगर वो परफॉर्म जनरल रिलम पर पहुंच चुका है तो कम से कम इतना तो कंफर्म है कि हम टॉप रैंकिंग के अंदर जरूर आएंगे, और वो हमारे सेक्ट का नाम रिवाइव भी कर सकता है, या फेम जो होती है वो वापस ला सकता है। और तभी एक और एल्डर बीच में आता है और कहता है कि सही पकड़ा है जी मास्टर जी, इस बार हमारे लिंगवियन सेक्ट की किस्मत को थोड़ा ठीक करने का वो सोच यानी कि वो कर सकता है, ये बोलता है बंदा। और जैसे ही ये बात खत्म होती है उसी टाइम ग्रेट एल्डर उठकर सेक्ट मास्टर से सवाल करता है, ओ सर जी एक बात बताओ, अगर वो लड़का किसी बड़े सेक्ट का हुआ तो हम क्या करेंगे जी? सेक्ट मास्टर एक सेकंड भी वेट नहीं करता, वो बोलता है कि अगर वो किसी टॉप टियर सेक्ट से हुआ तो छोड़ दो उसे, लेकिन अगर वो किसी छोटे सेक्ट से हुआ तो उसके पूरे सेक्ट को हम मिटा देंगे और उसे अपने सेक्ट में खींच लाएंगे, और ये जो सारा काम होगा वो अब तेरे हाथ में है। और ग्रेट एल्डर बिना हिचक से बोलता है कि नो टेंशन जी सर, ये काम मेरे जिम में छोड़ दो। और अब यहाँ से सीन कट होता है और सीन स्विच होकर हमें सीधा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के एरिया में जाता है, जहाँ पर हमारा मेन लड़का यानी कि चैंग सामने स्क्रीन ओपन करता है, और वहाँ उसे ऑप्शन मिलता है कि सेक्ट पॉइंट के बदले वो 10 ड्रॉ कर सकता है, और बिना किसी हिचकिचाहट के वो इंस्टेंट ड्रॉ कर लेता है। और फिर रिवॉर्ड की बारिश शुरू हो जाती है। पहले उसे फ्यू की 10% कल्टीवेशन मिलती है, फिर गो चैन की सेल्फ क्रिएटेड फ्लाइंग इमोर्टल शॉट टेक्निक मिलती है, यानी कि भाई जो होता है नहीं है यार, वो पहला समन उसका है यार। ये यार इनके नाम ना भाई ऑथर पता नहीं क्या कर रहा है, कहीं इनके नाम कुछ और लिख देता है, कहीं लिख देता है, कहीं भाई कभी शॉर्ट में कभी लॉन्ग में, भाई खिचड़ी बना देता है भाई ये। अब उसका नाम ऐसे ये है, ऐसे शॉर्ट में उसे ये कहते हैं, अब उसे गू चेंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पे उसका नाम यू कर रहे हैं, भाई समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। फिर जीवन की 20% कल्टीवेशन और एक प्रोफाउंड स्किल
और फिर योआऊ की फिर से 10% कल्टीमेशन और उसकी एक और सीक्रेट स्किल, और इस तरह ढेर सारे रिवॉर्ड के साथ उसका पूरा सिस्टम अपग्रेड मोड में चला जाता है। यानी कि जितने भी इसने समन किए हैं, जी मैन तो वो स्वॉर्ड गॉड है, जितने भी इसके डिसाइपल हैं कद्दू को छोड़ के, बाकी कल्टीवेशन इसे मिल रही है और काफी स्किल्स मिल रही है। वो खुद भी यानी कि हमारा एमसी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि भाई अब तो मैं सच में सेकंड मास्टर बनने वाला हूँ, और सिस्टम से बोलता है कि क्या सारी की सारी स्किल्स और पावर मेरे अंदर तुरंत ट्रांसफर हो सकती हैं। और जैसे वो बोलता है, सिस्टम पूरी एनर्जी के साथ उसकी बॉडी में पावर फीड करना शुरू कर देता है, और चैंग की बॉडी से एक इन्फर्नल ओरा निकलने लगती है। और वो सबसे पहले जो स्किल यूज करता है वो है फ्लाइंग इमोर्टल फ्रॉम हेवन टेक्निक, जो कि इतनी ओपी होती है कि पूरे एरिया को कवर कर देती है। फिर वो होली लाइट स्वॉर्ड डाउन टेक्निक यूज करता है, जो उससे भी ज्यादा ब्रूटल है, और सीधा टोर्नेडो बनाते हुए पूरे ग्राउंड को रेज कर देती है। और सबसे एंड में वो ब्राइट जेट स्किल को एक्टिवेट करता है, और उससे पूरे एरिया में एकदम क्रिस्टल क्लियर आइज की लेयर जमने लगती है, और उसकी बॉडी से निकलने लगती एनर्जी बता देती है कि अब चैंग कोई आम बंदा नहीं बल्कि एक पावरफुल मॉन्स्टर बन चुका है। और ये जो स्नो वाली यानी कि बर्फ की आइज की लेयर जमाने वाली है ना, ये उस नए समन से आई है, लड़की वाली जो टॉप ब्यूटी है यानी कि यूसी से। अब इन सारी ओपी टेक्निक को यूज करने के बाद चैंग सीधा एक ऊंची पहाड़ी पे खड़ा हो जाता है, और पूरी दुनिया को देखता हुआ एकदम फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि अब से यहाँ का मैं सेक्ट लीडर हूँ, और पूरा का पूरा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट अब मेरे कंट्रोल में है। और जैसे वो ऐसा बोलता है, सीन यहाँ से कट होकर सीधा लिंग युआन सेक्ट के एल्डर की एंट्री पे होता है, जो पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो चुका होता है, और वो चारों ओर नजर मारते हुए बोलता है कि यहाँ की जो एनर्जी रेज है उसे देखकर मैं साफ बोल सकता हूँ कि यहाँ अभी अभी किसी परफॉर्म जनरल रिलम के कल्टिवेटर ने ब्रेक थ्रू किया है, और वो बंदा यहीं कहीं इसी वैली में है। और फिर वो एल्डर नीचे आता है, और जैसे ही डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की पुरानी झोंपड़ी जैसी बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो वो थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है, और वो बोलता है कि आखिर सेक्ट ने हमारे लिंग युआन सेक्ट की टेरिटरी में अपना डेरा कैसे जमा लिया। ये जिंग माउंटेन तो हमारे सेक्ट के एरिया में आता है ना जी, और फिर भी इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खुद की टेरिटरी बनाने की। ऊपर से सेक्ट का नाम तो देखो, इमोर्टल रख दिया लगता है। इन लोगों को सच्चाई का टेस्ट देने का टाइम आ गया। और वो जैसे ही ये बोल रहा होता है उसी टाइम धरती फटने जैसी आवाज आती है, और एक अल्ट्रा पावरफुल पंच सीधा उसकी तरफ आता है, और वो कुछ समझ भी नहीं पाता कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वो पंच सीधा उसके फेस पर लैंड करता है, और उसका पूरा बॉडी हवा में उठते हुए सीधा पहाड़ से टकरा जाता है, और पूरा माउंटेन शेक करने लगता है। और जैसे ही वो मलबे के बीच से चीखता है, वो चिल्लाता हुआ कहता है कि ओए आखिर ये हो क्या रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच मी करने की? तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं लिंगवान हूं और ग्रेट हर्टर से हूं, और आज तुम सब इस जगह से जिंदा नहीं जाओगे। और तभी जैसे सीन स्लो मोशन में कट होता है, दो लोग उसकी तरफ वो करते हैं, और कैमरा क्लियर करता है कि वो और कोई नहीं बल्कि चैंग और जुमा शाह होते हैं। और चैंग सीधा उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि क्या कहा तुमने लैंगवन से? भाई मैंने तो इस नाम का सेट आज पहली बार सुना है, और तू मुझे डरा रहा है। मुझे खुद बता तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेट की तौहीन करने की, और अब जब तू सामने खड़ा है तो बोल रहा है कि कौन है तू, असली में है कौन भाई? तभी वो एल्डर थरथरा जाता है और थोड़ा घबरा कर बोलता है कि रुको रुको रुको, इसका मतलब तुम लोग उसी छोटे से सेक्ट से हो जिसे तुम लोग डिवाइन इमोर्टल सेक्ट कहते हो। अब इतना बोलते ही उसका चेहरा फट जाता है, और क्योंकि वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यार ये तो सीधा एंट्री प्रोफाउंड स्टेज का मॉन्स्टर लग रहा है, और इतने तगड़ी एनर्जी किसी आम बंदे से नहीं निकलेगी, और मैं अगर इस पंच से बच भी गया तो अब यहाँ से जिंदा निकलना ये मिशन बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो भी सिर्फ एक सिंगल अटैक में कैसे उड़ गया। ये सोचकर वो एल्डर पूरे शौक में आ जाता है, और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि इतना छोटा दिखने वाला सेक्ट आखिर इतना खतरनाक क्यों कैसे हो सकता है। क्या ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट सच में कोई बहुत ही हाई लेवल पावरफुल है, जो यहाँ बस अपना आउटपोस्ट सेटअप कर चुका है ताकि वो आसानी से इस एरिया से टैलेंटेड डिसाइपल्स को सिलेक्ट कर सके। लेकिन उसका ये पूरा सोचने का टाइम भी उसे नहीं मिलता, क्योंकि तभी चैंग सीधा बोल देता है कि हमारा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट हमेशा पीसफुल रहता है, लेकिन अगर कोई यहाँ टांग लपेटने की
कोशिश करता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर पे लहसुन प्याज थोड़े दिन के लिए बंद होने वाला है। और इसके बाद जुबान शाह एंटर करता है और वो एकदम रेज में अपने एनर्जी ग्लो बना देता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट लीडर की बेइज्जती करने की। लगता है तेरी ये बोरिंग लाइफ अब खुद तेरे ही लिए बर्डन बन चुकी है, तो मैं आज उसे यहीं फिनिश कर देता हूँ। और इतना बोलकर वो एकदम मेंटल एनर्जी के साथ एल्डर को अपने ग्रिप में ले लेता है और पास में रखे स्टोन को क्रश करते हुए बोलता है कि अगर तू इस स्टोन की तरह नहीं बनना चाहता तो तेरे लिए एक ही रास्ता है, जो कुछ भी हमारे मास्टर पूछें उसका जवाब क्लियर और क्रिस्टल पूरा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, वरना तेरा एंड यहीं पर होगा। और अब ग्रेट एल्डर के मन में एकदम तगड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है। वो सोचता है कि यार मैं यहाँ इज्जत से आया था और ये लोग मुझे यहाँ तलवार की नोक पर खड़ा करके पूछताछ कर रहे हैं। और खुद को देखकर वो सोचता है कि साला क्या ही वैल्यू है मेरी, इतनी वैल्यू गिर गई है मेरी। लेकिन सिचुएशन समझते हुए वो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है। वो कहता है कि मेरा नाम वन फैंक है और मैं लिंग युआन से सेक्ट का ग्रेट एल्डर हूँ और ये जो माउंटेन है ये हमारी टेरिटरी का हिस्सा है। और कुछ दिन पहले यहाँ एक परफॉर्म जनरल रिलम की कल्टीवेशन एनर्जी फील हुई थी, तो हम लोग चेक करने के लिए आए थे कि ये एक्सपर्ट कौन है जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। और ये सब सुनकर चैंग के दिमाग में लिंग फ्यू का नाम आता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही लिंग फ्यू ने ही परफॉर्म जनरल रिलम में ब्रेक थ्रू किया था और वो समझ जाता है कि यही वजह है इस एल्डर के आने की। तो वो बोलता है कि ठीक है, बात समझ आ गई, अब ये बता तू उस एक्सपर्ट को क्यों ढूंढ रहा है। और एल्डर उसे बताता है कि डीमन सीलिंग टूर्नामेंट बस आने ही वाला है और हमारे पास एक भी परफॉर्म जनरल रिलम का कल्टीवेटर नहीं है, तो मैं यहाँ किसी टैलेंटेड डिसाइपल को ढूंढने आया था ताकि उसे अपने सेक्ट में ले जाकर टूर्नामेंट में शामिल कर सकूं, वरना हमारी एंट्री ही नहीं हो पाएगी। ये सुनते ही लिंग फ्यू एकदम यानी कि अपना चैंग जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि जैसे ही चैंग ये पूछता है कि आखिर डीमन सीलिंग गैदरिंग है क्या। ग्रेट एल्डर थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि क्या तू इसके बारे में नहीं जानता। वैंग गर्दन हिलाकर मना कर देता है और बैंग नहीं, आई मीन चैंग, ठीक है, इसका नाम कहीं पे नहीं, इसका नाम बैंग है, बट मुझे बैंग बैंग बोलना अलग लग रहा है तो मैं इसे चैंग बोलता हूँ। कभी कभी मेरे मुंह से अगर बैंग निकल जाए तो प्लीज़, ठीक है, ये एमसी के बारे में ही। और एल्डर मन ही मन में सोचता है कि ये बंदा ज़रूर किसी छोटे से सेक्ट से होगा, तभी इतने बड़े लेवल के इवेंट के बारे में ये कुछ नहीं जानता। लेकिन उसका ये सोचना भी अधूरा रह जाता है, क्योंकि तभी जुबान शाह सीधा उसकी गर्दन के पास पहुंचकर बोलता है कि सोचने की एक्टिंग बंद कर, अब सीधा जवाब दे। और तभी ग्रेट एल्डर डीमन सीलिंग का सच बाहर आता है। वो कहता है कि हजारों साल पहले एक डीमन यंगशा यावरी एम्पायर पर हमला कर चुका था और उसे बुरी तरह हरा कर एक सीक्रेट जगह में सील कर दिया था। लेकिन उस सील की जगह से अब भी उसकी डेमोनिक एनर्जी लीक होती रहती है, जिससे उस एरिया के मॉन्स्टर करप्ट हो जाते हैं और उनमें भी डीमंस की पावर आने लगती है। इसलिए हर सेक्ट वहां अपने टैलेंटेड डिसाइपल भेजता है ताकि ये उन करप्टेड बीस्ट को खत्म कर सके। लेकिन इस बार रूल चेंज हो गया है और सिर्फ यंग जनरेशन को वहां भेजा जाएगा और जो भी टॉपर परफॉर्म होगा उसका नाम डीमन सीलिंग लिस्ट में लिखा जाएगा, जो सीधा सीधा एलिट जीनियस का टैग है और सेक्ट की प्रेस्टीज उससे ही बनती है। लेकिन ये सुनते ही चैंग एकदम ठंडे लहजे में बोलता है कि तुम लोग तो सिर्फ उन डीमन को मार रहे हो जो रियल डीमन है भी नहीं, क्योंकि जो असली में वो हैं वो तो अब उस सील से यानी कि वो कह रहा है कि तुम तो उस रियल डीमन को मार भी नहीं रहे और जो असली डीमन है जिसे कैद किया गया वो तो सील से कब का निकल चुका है, वो ये बोलता है वो एल्डर से। और एल्डर ये सुनकर एकदम घबरा जाता है और वो बोलता है कि लॉर्ड आप कहना क्या चाहते हैं। और तभी जुबान शाह बिना पलक झपकाए उसके फेस के पास जाकर बोलता है कि डीमन सीलिंग गैदरिंग असल में मुझे रोकने के लिए बनाई गई है। और जैसे ही ये लाइन गिरती है पूरा माहौल साइलेंट हो जाता है और एल्डर कांपते हुए बोलता है कि इसका मतलब है, और उसके मुंह से पूरा वाक्य निकलता है। उससे पहले जुबान शाह एकदम फोकस्ड आई कांटेक्ट में बोलता है कि हाँ,
मैं ही हूँ ग्रेट डीमन जुवानशा। और इस बात को सुनते ही चैंग के चेहरे पर भी शौक का लाइट समाइल करता है और वो मन ही मन में सोचता है कि डीमन सीलिंग गैदरिंग तो 10 साल में सिर्फ इसलिए होती है ताकि इसकी एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके, और अगर जुवानशा ही असली डीमन है तो इसका मतलब है वो जितना दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। और तभी वो बोलता है कि एक बात बताओ जुवानशा, तुम आखिर उस सील से निकले कैसे? जैसे ही चैंग सवाल करता है आखिर डेमन सीलिंग गैदरिंग लिस्ट का क्या होती है, तभी जुबान शाह हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि मेरे पास एक स्पेशल डीमन सीलिंग टेक्निक है जिससे मैं अपनी बॉडी के क्लोन बना सकता हूँ, और मैंने अपने ही क्लोन को उस सील के अंदर फंसा दिया जिससे मैं खुद बिना किसी को खबर में आए हुए वहाँ से बाहर निकल आया। और अब जब चैंग को सारी पिक्चर समझ आती है कि वो ग्रेट एल्डर से आती है, तभी वो ग्रेट एल्डर से सवाल पूछता है कि डीमन सीलिंग लिस्ट क्या होती है। तो ग्रेट एल्डर बताता है कि डीमन सीलिंग गैदरिंग के दौरान जो भी यंग डिसाइपल सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर मारता है उसकी रैंकिंग उतनी ही ऊपर जाती है। और इस बार खास बात यह है कि रूल बदले जा चुके हैं, अब सिर्फ यंग जनरेशन को पार्टिसिपेट करने की परमिशन है। जो सुनते ही चैंग अंदर ही अंदर खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि इस कंपटीशन के बहाने वो खुद के लिए कुछ टैलेंटेड डिसाइपल्स को रिक्रूट कर पाएगा। और जब वो ग्रेट एल्डर से पूछता है कि टूर्नामेंट में कितना टाइम बचा है, तो उसे जवाब में मिलता है कि अब सिर्फ 1 महीना बचा है जो उसके लिए काफ़ी है। और तभी ग्रेट एल्डर मुस्कुराकर चैंग से बोलता है कि सर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, क्या आप मुझे जाने देंगे? तो चैंग उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि बस एक लास्ट सवाल, जैसे कि तूने कहा कि तू परफॉर्जनर रिलम के यंग कल्टीवेटर को ढूंढने आया है, लेकिन अगर वो तुझे मिल जाता है तो तू उसके साथ क्या करता? तो एल्डर घबरा जाता है और डरते हुए कहता है कि मैं उसे अपने सेक्ट में ले जाता। तो चैंग अब और ज़्यादा सीरियस होकर पूछता है कि और उसके सेक्ट के साथ तू क्या करता? तो ग्रेट एल्डर की हालत ख़राब हो जाती है और वो पसीने पसीने होकर कांपते हुए बोलता है कि अगर वो किसी छोटे सेक्ट से होता तो मैं उसके पूरे सेक्ट को तबाह कर देता और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता। जो सुनते ही माहौल पलट जाता है क्योंकि अब जुबान शाह धीरे से अपना डेविल हैंड बनाता है और उस एल्डर की तरफ एक ऐसी आंखों से देखता है जिसमें सीधा टेरर बैठा हो, और उसकी वाइब सिर्फ एक ही बात कहती है, अब तेरी बारी है। और अब जैसे ही चैंग बोलता है कि इसे यहीं ख़त्म कर दो, तो जुबान शाह बिना एक सेकंड गवाए अपने डेविल हैंड से ग्रेट एल्डर को हवा में पकड़ लेता है और उसे तब तक दबाता है जब तक उसकी चीखें उस पूरे होल को नहीं हिला देती। वो रोते हुए माफ़ी मांगता रहता है, चिल्लाता है कि मैं गलत था, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चैंग उसे देखता भी नहीं है और जुबान शाह उसे इतनी ताकत से ज़मीन पर पटकता है कि उसका पूरा शरीर चकनाचूर हो जाता है। और जैसे ही एल्डर की मौत होती है, चैंग की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पिंग करता है कि एंट्री पीस रियलम के एल्डर को ख़त्म करने पर सेक्ट को 500 पॉइंट्स मिले हैं। चैंग स्माइल करता है और तभी जुबान शाह उसके पास आकर बोलता है कि सेक्ट मास्टर, याबरी एम्पायर के ये ग्रेट सेक्ट खुद डीमन से कम नहीं है, और अब जब हमने लिंग युआन सेक्ट से पंगा ले ही लिया है तो क्यों ना सीधे उनकी जड़ में घुसा जाए। चैंग कुछ सेकंड सोचता है और फिर बोलता है कि सही कहा तूने, ये सेक्ट असल में मासूमों को मिटा देने वाला सड़ा हुआ सिस्टम है, और अब जब मैंने इनका ग्रेट एल्डर ही ख़त्म कर दिया है तो मेरे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के लिए खतरा तो आ ही सकता है, लेकिन डर के आगे डोमिनेशन है। और इतना सोचते ही चैंग और जुमान शाह एक नई योजना के साथ लिंगवान सेक्ट की ओर बढ़ जाते हैं और यहाँ से सीन कट होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें ना याबरी एम्पायर की याब्रिल सिटी को दिखाया जाता है, जहां हमें मर्क्यूरी लिंटन को दिखाया जाता है। लिंटन ना वो लिन का फादर है। लिन आप समझ रहे होंगे, जो पहले चैप्टर में ही पहले या सेकंड चैप्टर में उसकी पिटाई हुई थी, यानी कि मार दिया गया था। ये लिंग फ्यू की जो फैमिली थी ना, उसको उसी ने मारा था, यानी कि लिंटन के बेटे ने, लिन ने, और लिंग फ्यू के पीछे भी पड़ा हुआ था। तो ये वही है, उसका फादर है ये। वो कहता है कि लिन जो लिंग फ्यू का पीछा कर रहा था वो बैंक के हाथों मारा गया था, ये वही था। लिंटन अब एक एल्डर से पूछता है कि हमारा जो बेटा है यानी कि लिन, वो अब तक लौटा क्यों नहीं, जबकि इतना टाइम हो गया है लिंग फैमिली को मरे हुए।
लेकिन एल्डर बैंक उसे भरोसा यानी कि विश्वास देता है और कहता है कि उसने किसी को भेजा है और यंग मास्टर जल्दी ही लौट आएंगे। तभी अचानक उसका टोकन चमकने लगता है और वो हंसते हुए कहता है कि यंग मास्टर की न्यूज़ है। शायद वो जान गया है कि मैं उस पर गुस्सा हूँ और अब खुद को बचाने के लिए वो पहले से ही मैसेज भेज रहा है। लेकिन जैसे ही एल्डर उस मैसेज को पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं और लिंटन चौंक कर पूछता है कि क्या हुआ, क्या फिर से मेरे बेटे ने कोई बवाल कर दिया है या फिर किसी पावरफुल बंदे को छेड़ दिया है और अब मदद मांग रहा होगा वो। लेकिन एल्डर कांपती हुई आवाज में कहता है कि योर हाइनेस यंग मास्टर मारे जा चुके हैं। और ये सुनते ही लिंटन का दिमाग ब्लास्ट हो जाता है। वो गुस्से में अपनी गोद में बैठे बीस्ट की गर्दन उड़ा देता है और पूरी रेज में चिल्लाता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे बेटे को मार दिया। भाई अपना बेटा मर गया तो चूतड़ों में भाई बम फूट रहे हैं और किसी और की फैमिली को वो मार रहा है तब कुछ ना हो रहा है। भाई क्या बात है यार, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या दोगलापन है भाई। और अब वो पूरे गुस्से के साथ अपनी आर्मी लेकर बाहर निकलता है और शहर के बीचों बीच लोगों के बीच चीफ कमांडर लिंकिंग चेन उसे देख लेता है और उसे रोकने की वो कोशिश करता है। लेकिन लिंटन एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। वो आंखों में आग और दिल में तूफान लेकर बोलता है कि वाह क्या लाइन है गाइस। वो आंखों में आग और दिल में तूफान, आंखों में आग और दिल में तूफान लेकर बोलता है कि हाँ मुझे पता है मैं योर मैजेस्टी को बिना बताए निकल रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर का बाप मुझसे ये चुपचाप नहीं देखा जा रहा। यानी कि इसका बेटा मरा है तो बदला लेगा, रिवेंज। और अब मैं खुद जाऊंगा उस इंसान को ख़त्म करने जिसने मेरे बेटे को मार डाला है। और यहाँ से लिंटन अपने बेटे का रिवेंज लेने के लिए निकल जाता है क्योंकि वो अपने बेटे के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ सकता। जब तक वो उसे अपने हाथों से मिटा नहीं लेता तब तक उसे चैन नहीं मिलता। चैन, ओके, चैनी। और उसे पूरा यकीन है कि योर मैजेस्टी उसकी सिचुएशन को समझेंगे। योर मैजेस्टी यानी कि किंग होगा, आई मीन किंग ही होगा, और उसकी इस गलती को माफ कर देंगे। और जैसे ही लिंटन निकलता है तो लिंकिंग एकदम शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, ये कैसे हो सकता है। लिन यांग मर्कस लिंटन का इकलौता बेटा था और उसे तो खुद एम्परर भी फुल रिस्पेक्ट देते थे। तो आखिर कौन ऐसा क्रेजी बंदा है जो उसे मार सकता है। गाइज यहाँ पे ना लिंकिंग और ये लिंकिंग, ठीक है, ये नाम ना सिमिलर हैं बट ये बंदा और मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई भी मर्कस लिंटन को रोक पाएगा। यहाँ तक कि अगर योर मैजेस्टी खुद भी आ जाए तो ये बंदा अब नहीं रुकेगा। और इतने में ही लिंटन पूरे गुस्से में चिल्लाता है कि अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। कमांडर ली, मैं तुम्हें सीरियसली एडवाइस दे रहा हूँ, मुझे फोर्स करने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग कर दूंगा। अगर मुझे तुम्हें मार कर यहाँ से निकलना पड़ा तो मैं वो भी कर दूंगा, इसलिए अभी के लिए मेरे रास्ते से हट जाओ। और ये सुनकर लिंकिंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचता है कि जैसे मैंने सोचा था वैसा ही है, ये बंदा अब पागल हो चुका है और अगर इसे रोका गया तो यहाँ सीधा इंपीरियल फैमिली के अंदर ही वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और तभी एक वॉइस आती है जो कहती है कि इसे जाने दो, ये अपने बेटे की मौत के बाद पूरा टूट चुका है और अभी इसे कुछ भी समझ नहीं आ सकता और अगर किसी ने इसे रोका तो ये यहाँ ही ब्लड बात कर देगा, इसलिए इसे जाने दो। और जब ये अपने दुश्मन को ख़त्म करके वापस लौटेगा तभी इससे बात करना सेफ रहेगा। ये सुनते ही लिंकिंग रिस्पेक्ट में सिर झुकाकर कहता है कि ओके योर मैजेस्टी, मैं आपकी बात समझ गया। और इसके बाद वो लिंटन से बोलता है कि आप जा सकते हो, लेकिन याद रखना आपने योर मैजेस्टी की परमिशन के बिना एक क्राइम किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप वापस आओगे तो खुद उनसे माफ़ी मांगोगे। और ये सुनते ही लिंटन रिस्पेक्ट में कहता है कि थैंक यू योर मैजेस्टी, आपने मेरी सिचुएशन को समझा। जब मैं अपना बदला ले लूँगा तो वापस आकर खुद माफ़ी भी मांगूंगा और अगर आप मुझे कोई पनिशमेंट भी देंगे तो मैं उसे हंसते हुए एक्सेप्ट कर लूँगा। अब इतना बोलने के साथ ही लिंटन अपने पूरे स्क्वाड के साथ वहाँ से निकल जाता है। और लिंटन के वहाँ से जाने के बाद अब जो ली किंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अब लगता है कि जो खून की नदियाँ जो हैं अब बहने वाली हैं। जिसके बाद हमारा यहाँ से सीन कट होता है और व्यू शिफ्ट होता है ल्यू किंग सेक्ट की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि बैंग जो होता है वो यायू के साथ वहाँ पर आ चुका होता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो ये देखता है कि कुछ लोग एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह पीट रहे होते हैं। वो लड़का रोते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे इस इतनी बुरी तरह से मार रहे हो। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी आपको ऑफेंड भी किया हो।
अगर कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं माफी मांग सकूं। जिस पर वो जो लड़का होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम बहुत हैंडसम हो, तो मैं तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड देने आया हूँ और उस रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें मेरी एक स्वीट किस मिलेगी। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जो तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर सको? जब मैं इतना प्यार से तुम्हें किस देने आया था तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था। लगता है तुम उस रिवॉर्ड को डिजर्व नहीं करते हो। और अब हमें बताया जाता है कि ये बंदा यूलैंग सेक्ट का यंग मास्टर है। अब ये बंदा है या फिर बंदी है या फिर बीच में है वो कंफर्म नहीं है, बट मुझे इसकी हरकतें कहीं ना कहीं रेनबो कलर वाली लग रही हैं। जिसका नाम है चैन, और उसके 3 बॉडीगार्ड्स होते हैं, जिनमें से एक मोटा वाला बोलता है कि तुम्हें तो थैंक्स बोलना चाहिए, यंग मास्टर तुम्हें इतना शानदार रिवॉर्ड दे रहे हैं। तभी दूसरा भी हंसते हुए बोलता है कि अगर तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हें इतना सफ़र कराएंगे कि तुम याद रखोगे, क्योंकि हम खुद यंग मास्टर के पर्सनल सर्वेंट हैं। तो समझ लो हमारी पावर क्या है, इसलिए चुपचाप ये रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लो वरना तुम्हारी हालत बहुत खराब कर देंगे। और इतना सुनते के साथ चैन चिल्लाता है कि अगर तुम लोग इसे एग्री नहीं करवा पाए तो तुम लोग टोटली यूजलेस हो, अब इसे पीटना शुरू करो। और फिर वो तीनों मिलकर उस लड़के को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। अब ये सब देखकर वैंग अपने मन में सोचता है कि सच में इस सेक्ट का यंग मास्टर कितना इविल और कितना ज़्यादा क्रूल है। इनकी हरकतें देखकर तो साफ समझ आ जाता है कि ये सेक्ट कोई नॉर्मल सेक्ट नहीं है। और तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है जिसमें लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक यानी कि फियरलेस जीनियस को खोज लिया है। और ये सुनते ही चैंग शॉक हो जाता है और मन में सोचता है कि ये जीनियस, एक मिनट, ये बात मत कहना कि ये जो सामने चूहे जैसे मुंह लेकर घूम रहा है ये वही जीनियस, क्या यही है वो जीनियस? और उसके साथ उसका इतना बोलने के साथ ही अब सिस्टम डिस्प्ले में दिखाता है कि ली युआन सेक्ट का इकलौता जीनियस कौन है। और जैसे ही कीजन, यानी कि उस लड़के का नाम कीजन होता है, कीजन ठीक है, कीचेन, अरे यार इस एक दूसरे का नाम चैन है, इसका नाम, यार यार फैंस की आंख, इनके नाम इतने सिमिलर क्यों हैं? अब इसे मैं जिन्नी कर देता हूँ। जिनकी फोटो स्क्रीन पर आती है वांग का चेहरा एकदम बुरा बन जाता है और मन में सोचता है कि नहीं यार ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था मैं। और इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिन होता है उस लड़के के बालों से पकड़कर जबरदस्ती उसके गालों पर किस करने लगता है। लेकिन तभी सिस्टर चैंग को बताता है कि असली जीनियस वो है जो पीटा जा रहा है। ये सुनते ही चैंग उसकी तरफ देखने लगता है और मन में सोचता है कि क्या सच में ये बंदा पूरा लिंग युआन सेक्ट का जीनियस है? अगर ऐसा है तो फिर इससे इतनी बुरी तरह से बुली क्यों जा रहा है? और इतना सोचने के साथ ही बांग को लिंकिंग की याद आती है, चैंग को, यानी कि चैंग को लिंकिंग की याद आती है और वो सोचता है कि कहीं ये भी वैसा तो नहीं है, मतलब एक ऐसा कूड़ा जिसके अंदर एक फिजिक्स छुपा हुआ हो लेकिन अभी अवेकन नहीं हुआ हो, इसलिए अभी इस तरह से वो सफ़र कर रहा हो। अगर ऐसी बात है तो ये मेरे लिए एक परफेक्ट मौका हो सकता है। अगर मैं इसे अभी बचा लूँ और अपनी साइड कर लूँ तो मुझे ये फ्री का जीनियस मिल जाएगा। इतना सोचने के साथ ही चैंग अपनी जगह से जंप करता है और उस लड़के के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा ये ड्रामा बहुत हो गया, अब बंद करो, तुम्हारी ये एक्टिंग बहुत बोर कर रही है। ये सुनने के साथ ही जंजिन गुस्से में बोलता है कि आखिर ये अंधा कौन है जो इतनी हिम्मत करके इस यंग मास्टर को बोल रहा है कि वो चुप हो जाए? क्या तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? और अब क्योंकि तूने आकर मेरा पूरा मूड खराब कर दिया है तो मैंने एक नया डिसीजन लिया है। अब जो मेरा पेयरलेस किस है वो मैं अपने इस चमचे को नहीं दूंगा, उसे तो मैं बाद में भी किस कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि तू खुद चलकर आया है उड़ती लकड़ी खुद लेने, तो अब वो किस तुझे ही मिलेगा। सो गेट रेडी फॉर माई इंपीरियल किस। ये सुनकर चैंग अपने मन में सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे ऐसे बात करे, लगता है अब मुझे थोड़ा शो ऑफ करना ही पड़ेगा। और इतना सोचने के साथ ही वो यायू से बोलता है कि यायू, मैं यहाँ ये सस्ता काम तुझे सौंपता हूँ, क्या तुम इस बंदे को बदबूदार मुंह, इसका बदबूदार मुंह जो है वो बंद कर सकती हो? यानी कि यहाँ पे ना यूसी आई होती है साथ में, यूसी, ठीक है, यायू ये इसका नाम है, बट बार बार बोलता हूँ तो दिक्कत होती है। पहले भी आपको बोला था कि यार इसका नाम यूसी है, पर भूल जाते हैं भाई। अब यूसी से बोलता है हमारा एमसी कि यूसी, ये छोटा सा काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ, क्या तुम इस बंदे का बदबूदार मुंह बंद कर सकती हो? क्योंकि मैं अपना हाथ इस कूड़े से लगाना नहीं चाहता। अब ये सुनते ही यूसी आगे आती है और उसकी एंट्री
इतनी ग्रेसफुल होती है कि सारे लोग एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। और जैसे ही चेंजिन के चमचे यायू को देखते हैं, यानी कि यूसी को देखते हैं, वो पूरे के पूरे उस पर लट्टू हो जाते हैं और तारीफों की बारिश शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा, आखिर इस दुनिया में इतनी क्रेजी खूबसूरत लड़की पॉसिबल भी है या नहीं। ये परी जैसे दिखने में वाली लड़की है कौन, ये कहाँ से आई है, इससे ज़्यादा परफेक्ट ब्यूटी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। भाई ये कितनी ज़िंदगी होगी भाई तेरी अभी यार। और इतने में ही हम देखते हैं कि जिन जिन का पारा एकदम हाई हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ सब के सब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और लड़की की तारीफ करने की। मैं इस दुनिया में अपने से ज़्यादा खूबसूरत किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। जाओ और इस लड़की को तुरंत कैप्चर करो, मैं इसकी ब्यूटी को पर्सनली डिस्ट्रॉय करूंगा और फिर अपने हाथों से इसे ख़त्म करूंगा। अब ये सुनते ही उसके चमचे फुल जोश में बोलते हैं कि यंग मास्टर टेंशन मत लीजिए, हम इसे संभालते हैं। और तीनों उसी टाइम जाकर यूसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनमें से एक बोलता है कि ओ ब्यूटीफुल लड़की, तो तू सच में लकी है जो हमारे हाथों लग गई, क्योंकि हम बहुत जेंटल हैं, तुझे हर्ट नहीं करेंगे। तभी दूसरा बंदा उसे क्रीपी निगाहों से घूरते हुए बोलता है कि ऐसी ब्यूटी को वेस्ट करना तो पाप है, तेरी जैसी खूबसूरती पर सिर्फ हमारा हक बनता है। और तीसरा बंदा भी उसको देखकर फिदा होकर बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम यंग मास्टर को मना लेंगे, तुझे हम मारेंगे नहीं अगर तू थोड़ा कोऑपरेशन कर दे। और उनके इतने बोलने के साथ ही चंजन गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाता है कि ओ कुत्तों, ये फ्लर्टिंग बंद करो और इस लड़की को वहीं ख़त्म कर दो। ये सुनते ही पहला चमचा अपने पास एक वियर्ड सा पॉइजन नीडल निकालते हुए यूसी के पास जाता है और बोलता है कि ब्यूटीफुल, मुझे माफ़ करना, लेकिन अब तुझे मरना होगा क्योंकि यंग मास्टर का ऑर्डर है। लेकिन डोंट वरी, तुझे ये प्रोसेस बहुत मज़ेदार लगेगा और मज़ा लेने के बाद हम तुझे आसानी से ख़त्म कर देंगे। और इन सब की ये क्रीपी बातें सुनकर चैंग थोड़ा घबराते हुए मन में सोचता है कि मैं सेक्ट लीडर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यूसी से कैजुअली फ्लर्ट कर सकूँ। लेकिन एक बात तो सच है और माननी पड़ेगी कि इन बंदों के अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं है जो ऐसी गॉडेस के साथ इस तरह की बात करने की हिम्मत कर रहे हैं। लगता है इन्हें अपनी लाइफ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और ये सीधा मरने की तरफ बढ़ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि यूसी उनमें से एक बंदे के गाल पर सॉफ्टली अपनी फिंगर रख देती है, जिससे देख वो बंदा एकदम पिघल जाता है और एक्साइटेड में बोलता है कि ओ ब्यूटीफुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अब मेरे प्यार में पड़ गई है और अब मुझे किस करना चाहती है। देख, अगर तू ऐसा करना चाहती है तो बेझिझक कर ले, लेकिन उसके बाद भी मैं तुझे जिंदा छोड़ने की गारंटी नहीं दे सकता। और वो इतना बोल ही रहा होता है कि लेकिन तभी यूसी अपनी फिंगर को पहले बंदे के गाल पर मारती है और सीधा उसकी पूरी फेस मसल को फ्रीज कर देती है। और इससे पहले कि दूसरा कुछ समझ पाता, यूसी पलटते ही दूसरे और तीसरे बंदे के चेहरे पर एक एक टच कर देती है और तीनों को वहीं बर्फ में पूरी तरह से जमा देती है। और उसके अगले ही सेकंड में वो एक अटैक में तीनों के सिर को उनके बॉडी से अलग कर देती है। और अब ये सीन देखते ही चंजन की हालत एकदम बिगड़ जाती है। चंजन इन्हीं का यंग मास्टर जो है उसका नाम है भाई, कभी यार कभी क्या। वो डर से कांपते हुए चिल्लाता है कि तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई लिंग यून सेक्ट के डिसाइपल को मारने की। क्या तुझे जरा भी अंदाजा है कि लिंग यून सेक्ट कितना पावरफुल है। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता है, यूसी एकदम से उसके पास टेलीपोर्ट होती है और अपनी फिंगर को उसकी फोरहेड पर रखती है और कोल्ड वाइब में बोलती है कि यहाँ तेरी औकात एक स्ट्रीट डॉग से भी कम है। क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे लूजर सेट से डरूंगी। और इतना बोलने के साथ ही उसकी बॉडी को भी वो फ्रीज करना शुरू कर देती है, जिससे चेंजन की पूरी बॉडी ठंडी होकर कांपने लगती है और वो दर्द से चीखने लगता है। लेकिन तभी एक हाथ आता है और यूसी की फिंगर को सॉफ्टली रोक देता है, जिससे उसका टच चंजन से कांटेक्ट नहीं कर पाता। और फिर रिवील होता है कि ये हाथ उसी बंदे का है जिसे थोड़ी देर पहले चंजन बुरी तरह से पीट रहा था, यानी कि वो बंदा यानी कि जिसको रिक्रूट करने के लिए हमारा चैंग है, हमारा एमसी है, सिस्टम ने बोला था कि जो कि ये है टैलेंट, जीनियस टैलेंट। अब ये सीन देखकर चैंग भी शौक रह जाता है और मन में सोचता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यही बंदा अब आकर उसे बचा रहा है, जबकि कुछ देर पहले ये पूरी तरह से बुली हो रहा था। और तभी यूसी गुस्से में उस लड़के से बोलती है कि सीरियसली तू इस बंदे को बचाना चाहता है क्या? भूल गया
तो खुद अभी इंसल्ट हो रहा था इसी वजह से, इसकी वजह से। और इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, चिन सार्कास्टिकली हंसते हुए बोलता है कि ली हाय, तू तो बड़ा नोबल निकला, जल्दी से इस लड़की को ख़त्म कर और बदले में मैं तुझे रिवॉर्ड में अपनी किस दूंगा। लेकिन तभी वो ट्विस्ट आता है जब ली ली हाई, ठीक है, इसका नाम ली हाई है जो जिन ली हाई खुद चंजिन का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है। उसकी सांसें अटक जाती है क्योंकि ली हाई ने इतनी जोर से उसका थ्रोट दबाया होता है कि उसकी आंखें बाहर निकलने लगती हैं। चंजिन घबराकर चिल्लाता है कि लिहाई, तू भूल गया कि मैं कौन हूँ। लेकिन लिहाई उसे कामली देखते हुए बोलता है कि मैंने सोचा था कि कल के टूर्नामेंट में मैं तुझे पब्लिकली हराऊंगा, ब्रूटली फिनिश करूंगा, लेकिन आज तू अपनी स्टूपिडिटी की वजह से किसी और के हाथों मरने वाला था और ये मैं अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुझे किसी और ने मार दिया तो मुझे पूरी ज़िंदगी रिग्रेट रहेगा। और इतना बोलने के साथ ही लिहाऊ जो होता है वो अपने हाथ से ही चंजिन की गर्दन को पूरी तरह से फोर्स से तोड़ देता है और उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंकते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुझे मारने का हक सिर्फ मेरा है और तुझे ख़त्म करने वाला सिर्फ मैं ही रहूँगा, कोई और नहीं। और जैसे ही ली हाई की ये पावर चैंग देखता है, वो शौक होकर सोचता है कि क्या ये बंदा बाहर से जितना शांत दिखता है अंदर उतना ही अनप्रिडिक्टेबल है और डेंजरस है। और इतने में ली हाई स्टाइलिश तरीके से उस डेड बॉडी को ज़मीन पर फेंकते हुए बोलता है कि चलो, एक और पर्सनल एनिमी को परमानेंटली ख़त्म कर दिया। मैं तो इसे स्टेज पर सबके सामने टॉर्चर करके मारने वाला था, लेकिन अफसोस इमरजेंसी में यही मुझे ये ख़त्म करना पड़ा। और जैसे ही चैंग ये सब देखता है वो तुरंत सिस्टम से पूछता है कि तूने तो कहा था लिहाई एक जीनियस है, लेकिन मुझे ये बंदा तो किसी डीमन से कम नहीं लग रहा। मैं इसकी पूरी ओरिजिन जानना चाहता हूँ अभी के अभी। और सिस्टम तुरंत नोटिफिकेशन देता है कि अगर तुम्हें लिहाई का ओरिजिन एक्सेस करना है तो तुम्हें सेक्ट पॉइंट खर्च करने होंगे। और ये सुनते ही चैंग पूरी तरह से हिल जाता है और मन में सोचता है कि ये सिस्टम सच में काफ़ी डार्क होता जा रहा है। मुझे वैसे भी इतने कम से पॉइंट मिलते हैं और एक बार में सारे ख़त्म कर देना कहाँ की फेयरनेस है। लेकिन क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो तुरंत कन्फर्म पर क्लिक कर देता है, जिसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि लिहाई का असली नाम ली चंग है और जो कि एंशियंट एरा का स्ट्रोंगेस्ट मैन था, प्रोफाउंड एम्परर रेलम की पीक पर बैठा हुआ एक अनस्टॉपेबल एक्सेंट था। और किसी अनजान कारण से उसकी मिस्टीरियस डेथ हो गई थी, लेकिन उसके पास एक लेजेंडरी ट्रेजर था जिसने उसकी सोल को सेव कर लिया और उसे रिकार्नेट कर दिया। और इसी रिकार्नेशन के बाद उसने अपना नया के साथ दोबारा जन्म लिया, लेकिन उसके पास अब भी अपनी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज मौजूद हैं। और ये सुनकर चैंग पूरी तरह से हैरान रह जाता है और मन में सोचता है कि प्रोफाउंड एम्परर रेलम का एक्सपर्ट इतना पावरफुल होता है कि अकेले एक पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन फिर एक चीज़ उसे कंफ्यूज करती है कि अगर ये लिहाई इतना पावरफुल है तो इससे अपनी पुरानी लाइफ की सारी पावर्स और मेमोरी हैं, तो फिर ये नई लाइफ में बुलिंग क्यों सह रहा है, ये खुद फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा। और तभी सिस्टम जवाब देता है कि लिहाई खुद अपनी रिकार्नेशन का सीक्रेट सबसे छिपा कर रखना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसका रियल आइडेंटिटी पावरफुल लोगों को पता चल गई तो वो उसे ग्रो करने ही नहीं देंगे, उसे हर कदम पर सप्रेस किया जाएगा और वो अपनी फुल पोटेंशियल कभी अनलॉक नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी वो सब कुछ सीक्रेटली मैनेज कर रहा है ताकि सही वक्त आने पर सबको शॉक कर सके। लिहाई हमेशा अपनी रिकार्नेशन को सीक्रेट रखता है क्योंकि उसे पता है अगर किसी ने उसका रियल ओरिजिनल जान लिया तो वो उसे तभी के तभी ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक जिसने भी लिहाई को बुली किया है वो किसी ना किसी वजह से अगले ही दिन डिसअपेयर हो गए। लिंग्युआन सेक्ट के अंदर से कई एल्डर्स और डिसाइपल इसी तरह से गायब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस सेक्ट को इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चल पाया है। और ये सब सुनने के बाद चैंग अपने मन में सोचता है कि ये लोग किसी अननोन रीज़न से गायब नहीं हुए, बल्कि उन्हें लिहाई ने ही पर्सनली एलिमिनेट कर दिया। सच में लिहाई को देखने के बाद मुझे अपनी दुनिया की वो लाइन याद आ गई कि नेवर जज बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि ये बंदा जितना शांत दिखता है उतना ही रूथलेस है और वो अपने एनिमीज को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता। और इतना सोचने के बाद चैंग सिस्टम से पूछा है कि सिस्टम बता भाई, मेरे को बता, क्या अभी के टाइम पर लिहाई का कल्टीवेशन लेवल क्या है। और सिस्टम रिप्लाई करता है कि जब लिहाई ने अपनी सोल को उस स्प्रिंट ट्रेजर के साथ मर्ज किया था तो 1 साल पहले, तो उसके बाद
यानी कि 1 साल के बाद सिर्फ वो एंट्री पीस रेलम तक पहुंच चुका है और अभी के टाइम पर वो उसी रेलम में है। और ये सुनकर चैंग बोलता है कि जब मैंने लिंचिंग से कहा था कि उसे 1 साल के अंदर एंट्री लीकिंग जो कद्दू है, मैंने लीकिंग से कहा था कि उसे 1 साल के अंदर एंट्री पीस रेलन तक पहुंचा दूंगा, तो मुझे नहीं पता था कि मैं किसे ऐसे रियल पर्सन से मिलूंगा जो एक्चुअल में 1 साल में ही वहां तक पहुंच गया है और उसकी पास्ट लाइफ में वो प्रोफाउंड एम्परर रिलम्प की पीक पर था और इस लाइफ में उसकी कल्टीवेशन तो उससे भी ज़्यादा रिफाइंड है और उसका टैलेंट लिटरली हेवन के अगेंस्ट है। और अब मैं अच्छे से समझ चुका हूँ कि उसका फ्यूचर प्योरली अल्टीमेट होने वाला है। और सच में सिस्टम ने मुझे एक खतरनाक जीनियस दे दिया है जो सिर्फ एक ही सेट के लिए बना है, डिवाइन इमोर्टल सेट। और इतना सोचने के बाद चैंग सीधा लिहाई की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि तुमने लिंगुएन सेक्ट के यंग मास्टर को मार दिया है और अब ये पूरा पैलेस तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, क्या क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें फुल प्रोटेक्शन दूंगा और तुम्हारी ग्रोथ भी सिक्योर रहेगी। और ये सुनकर लिहाई की तरफ देखकर वो उससे बोलता है कि तुम होते कौन हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास इतनी कल्टीवेशन है कि तुम मुझे अपने साथ रख सको। और चैंग क्वाइटली रिप्लाई करता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे पास वो कल्टीवेशन है या नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ, तुम्हारा रियल ली चोंगांग है। चोंगांग, ठीक है, यही नाम है, ली चोंगांग। और जैसे ही वो अपने असली नाम को सुनता है, लिहाई भी कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह शॉक रह जाता है और मन में सोचता है कि अगर बात लिंग यून सेट की होती तो उसका मास्टर सिर्फ प्रोफाउंड एवरेज रिलम पर है, लेकिन ये बंदा जिसकी कल्टीवेशन में देख भी नहीं पा रहा और जो लड़की उसके पीछे खड़ी है वो क्लियरली एक एक्सपर्ट है। मतलब ये दोनों जो दिख रहे हैं वो असल में बहुत ही हाई बंदे हैं जो कि उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही थी। इवन इस बंदे को मेरे रियल नेम के बारे में भी पता है, लेकिन उसकी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो मुझे कोई हार्म पहुंचाना चाहता है, इसलिए उन्हें फॉलो करना कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। और वैसे भी अगर सिचुएशन पूरी तरह से ख़राब हो भी जाए तो मेरे पास अपना ट्रम्प कार्ड है जिससे मैं खुद को आसानी से बचा सकता हूँ। अब ये सोचने के बाद लिहाई चैंग की तरफ देखकर कहता है कि ठीक है, मैं आपको फॉलो करूंगा। और जैसे ही लिहाई इतना बोलता है, अचानक किसी की तेज चिल्लाहट सुनाई देती है जो गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे बेटे को टच कर गया। और इसके साथ ही सीन में एंट्री होती है लिंगयान सेक्ट के मास्टर की, जो जैसे ही अपने बेटे की डेड बॉडी देखता है तो वहीं गिरकर रोने लगता है और रोते हुए चिल्लाता है कि मेरा बेटा चीजन नहीं मर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और इतना कहते ही वो तुरंत अपने बेटे के मेरिडियंस चेक करने लगता है और देखता है कि उसकी सारी मेरिडियंस लिहाई ने बुरी तरह से क्रैश कर दी है। भाई इसकी हालत तो ऐसे लग रही है जैसे गन्ना होता है ना, जूस निकल जाने के बाद उसका जो निकलता है भाई, वो वैसी हालत हो गई है इसकी। जूस निकाल दिया इसका भाई, वो भी गन्ने का। अब लियांग सेट का मास्टर गुस्से में कांपता हुआ यूसी की तरफ देखकर पूछता है कि क्या मेरे बेटे को मारने वाले बंदों में तू भी शामिल है, यानी कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। यूसी बिल्कुल ठंडी निगाहों से उसकी तरफ देखकर बोलती है कि हाँ, उन्हें मैंने ही मारा है। ये सुनते ही मास्टर का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तो मतलब मेरे बेटे को मारने में तेरा भी हाथ है, अब मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूँ, तू यहीं लिंगियान सेक्ट के अंदर रहेगी। और मास्टर के इतना बोलने के साथ ही एल्डर की एंट्री होती है जो यूसी की ब्यूटी को देखकर ब्लश करने लगता है और उनमें से एक कहता है कि क्या इतनी ब्यूटीफुल लड़की इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करती है। तभी दूसरा कहता है कि कितना दुख की बात है कि हमें इतनी खूबसूरत लड़की को मरता हुआ देखना पड़ेगा। तभी तीसरा बोलता है कि इस लड़की ने हमारे यंग मास्टर को मारा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इससे कोई नफरत नहीं हो रही। इतने में लिहाई कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चैंग उसे रोक देता है और खुद सामने जाकर मास्टर से कहता है कि क्या तुम लाइफ के बदले लाइफ लेना चाहते हो। मास्टर घूरते हुए उसी की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ, यहाँ मेरे बेटे की मौत हुई है तो बदले में मुझे एक और बेटा चाहिए, तो ये लड़की मुझे एक और बेटा पैदा करके देगी, फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। और ये कहते हुए उसका पूरा चेहरा एक गंदे ठरकी जैसा लगता है। वहीं चंजिन की सोल भी बाहर आकर
कि मेरा बाप कितना ठरकी है। और अब ये सुनने के बाद चैंग का भी पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में मन ही मन में सोचने लगता है कि एक बार को तो मुझे भी लगा था कि ये मास्टर अपने बेटे से सच में प्यार करता होगा, लेकिन जरा देखो इस बुढ़े को, इसे तो बुढ़ापे में भी दिल, इसके जो बुढ़ापे में भी भाई ठरक बन नहीं जा रहा है इसका। और इतना सोचने के बाद ही ल्यूआन सेक्ट के एल्डर्स और डिसाइपल्स अचानक चिल्लाने लगते हैं और वो सब जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे होते हैं कि सेक्ट लीडर जिंदाबाद, सेक्ट लीडर जिंदाबाद। और ये सब सुनकर यूसी के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है और वो तीखी नजर से देखकर बोलती है कि क्या तुम सब सच में मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और उसका इतने बोलने के साथ ही चैंग उसे शांति से ऑर्डर देते हुए कहता है कि यूसी, लगता है ये बंदा अपने बेटे की मौत से पूरी तरह से पागल हो चुका है, इसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, तो क्यों ना उसकी आखिरी विश पूरी कर दी जाए। और चैंग की ये बात सुनकर अब यूसी गुस्से में लिंगियान सेक्ट के सेक्ट लीडर की तरफ बढ़ने लगती है और उसी दौरान से लीडर कहता है कि मैं बहुत ही यानी कि न्याय जो होता है, जस्टिस जो होता है, वो जस्टिस को पसंद करने वाला बंदा हूँ। मैं कभी भी कमज़ोर लोगों को बुली नहीं करता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मैं हर्ट करूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी सेक्ट की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। लोग कहेंगे कि मैंने एक मासूम सी लड़की को हर्ट कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। मैं अपने पाम अटैक से तुम पर एक मूव करूँगा और अगर तुम उसे डॉज कर गई तो मैं इस पूरे मैटर को यहीं ख़त्म कर दूंगा और भूल जाऊंगा कि तुमने मेरे बेटे को मारा था। उसके बाद तुम अपने लोगों को लेकर यहाँ जा सकती हो, लेकिन अगर तुम इस पाम अटैक को डोज नहीं कर पाई तो तुम्हारी बॉडी मेरी होगी और तुम्हें मेरी सेक्ट में रुककर मुझसे शादी करनी होगी और मेरे लिए एक बेटा पैदा करना होगा और वो भी लड़का होना चाहिए। और जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तुम मेरी सेक्ट छोड़कर कहीं नहीं जा। और अब इसकी ये गिरी हुई बातें सुनकर यूसी के अंदर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। तभी सेक्ट लीडर उसकी खामोशी को गलत समझते हुए हंसकर बोलता है कि अगर तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है तो इसका मतलब तुम्हें इस डील से कोई एतराज़ नहीं है और मैं इसे तुम्हारी हाँ मानता हूँ। तो चलो अब हमारी गेम स्टार्ट करते हैं। और इतना कहते के साथ ही वो अपना पाम अटैक बनाना शुरू करता है। उसके हाथों के चारों तरफ सराउंडिंग एनर्जी तेजी से गैदर होने लगती है और जैसे ही उसका पाम अटैक पूरा होता है वो बिना किसी वार्निंग के उसे यूसी की तरफ शूट कर देता है और चीखते हुए बोलता है कि अपनी बॉडी को इस अटैक से बचाने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि अगर तुम इसे डोज नहीं कर पाई तो तुम्हारी ये खूबसूरत बॉडी मेरी होगी और मैं इसे डेली इंजॉय करूँगा, जिसके बाद तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर हो जाएगी और तुम मुझसे खुद मौत की भीख मांगोगी। और इतना कहते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पाम अटैक सीधा जाकर यूसी से टकराता है और उसी पल वहाँ एक मैसिव एनर्जी टोर्नेडो बनना शुरू हो जाता है, जो कि कुछ ही सेकंड में पूरी एनर्जी स्पेयर बन जाती है और उस स्पेयर के अंदर यूसी की विजिबिलिटी तक नहीं होती। और कुछ सेकंड के बाद हम देखते हैं कि उस एनर्जी स्पेयर के अंदर से ब्लड की बूंदें बाहर आना शुरू हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे मैसिव अमाउंट में ब्लड बाहर गिरने लगता है, जो सीधा ज़मीन पर फैलता जा रहा होता है। और जब वो एनर्जी स्पेयर धीरे धीरे डिसअपेयर होता है हम देखते हैं कि वहाँ एक पाम अटैक का बर्न मार्क पूरी ज़मीन पर छप चुका होता है और चारों तरफ बस ब्लड ही ब्लड फैला होता है और वहाँ यूसी का कोई नामो निशान नहीं बचता। जिसके बाद लिंगुएन सेक्ट के एक एल्डर बोलता है कि जैसा कि एक्सेप्टेड था, हमारे सेक्ट लीडर का पावर लेवल इतना इनसेन है कि उन्होंने सिर्फ एक बेसिक पाम अटैक से ही उस लड़की की पूरी बॉडी को लिटरली वही वेपराइज कर दिया। अब यहाँ सिर्फ ब्लड ही बचा है। और तभी दूसरा एल्डर बोलता है कि मैं ऑनेस्टली यही सोच रहा था कि सेक्ट लीडर उस लड़की को किल नहीं करेंगे बल्कि उसके साथ इंजॉय करेंगे। आफ्टर ऑल वो लड़की इतनी ब्यूटीफुल जो थी। और तीसरा एल्डर भी बिना शर्म के बोलता है कि अरे यार नो किडिंग, सेट लीडर ने अगर उसे जिंदा रखा होता तो हमारी नाइट तो डेफिनेटली कलरफुल हो जाती। और उन सब के ऐसा बोलने के साथ ही लिंगुएन सेक्ट का सेट लीडर अपने बेटे की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी ब्यूटीफुल थी, उसने मेरे बेटे को मारा, उसी पल उसकी डेथ फिक्स हो गई थी। मैं बस उसे अपनी बातों में फंसा रहा था ताकि वो गार्ड ना करे और मेरा पाम अटैक सीधा हिट करके उसे मार दे। वो स्टूपिड लड़की सच में मेरी बातों में फंस गई और एक ब्रूटल डेथ मारी गई। और इतना कहने के साथ ही हमारा व्यू हाई पर आता है, जो पीछे की तरफ देखकर बोलता है कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, आपके सामने उस लड़की को मार दिया गया और आपने कुछ भी नहीं किया। तब चैंग बिल्कुल शांति से बोलता है, एक्सप्रेशन के साथ मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम ये नोटिस करोगे, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ने सच में डिसअपॉइंट नहीं किया, लेकिन तुम अंडरएस्टिमेट कर रहे हो कि तुम सोचते हो कि वो लड़की ऐसे नॉर्मल से अटैक में मर जाएगी। और
चैंग के इतना बोलने के साथ यहाँ अब उस सीन में देखते हैं कि हवा अभी भी तेजी से बह रही है और एनर्जी चारों तरफ फैली हुई है। और तभी अचानक लिंगो एंड सेक्ट के एल्डर घबरा जाते हैं और चौंक कर चिल्लाते हैं, सेक्ट मास्टर जल्दी देखिए, वहाँ पाम अटैक के एनर्जी के बीच में से एक बॉडी बाहर आ रही है। जैसे ही वो एल्डर चिल्लाता है, लिंगो एंड सेक्ट का सेक्ट लीडर भी शॉक्ड होकर उसी डायरेक्शन में देखने लगता है। और जैसे ही उसकी नज़र वहाँ पड़ती है, वो लिटरली दंग रह जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि व्हाट द हेल, ये तो हमारे लिंगो एंड सेक्ट का ग्रेट एल्डर है। ये मेरे पाम अटैक बीच में कहाँ से आ गया? ये तो प्रोफाउंड रेलम के कल्टीवेटर को ट्रैक करने गया था, फिर इसकी डेड बॉडी यहाँ कैसे पहुँच गई? और फिर वो कंफ्यूज होकर बोलती है कि नो 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 नो, वे मेरा पाम अटैक तो डायरेक्टली उस लड़की को हिट किया था ना, फिर वो लड़की कहाँ गई? और जैसे ही वो ये बोलता है, हाँ, तभी हम देखते हैं कि यूसी एक मैसिव पिलर के ऊपर स्टैंडिंग पोज में खड़ी होती है और फुल कॉन्फिडेंस एक्सप्रेशन के साथ ऊपर से चिल्लाकर बोलती है कि दैट्स इट, तुम्हारे पाम अटैक में बस इतनी ही पावर थी। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टेड था, ये तो मेरे लिए बस हल्की सी टिकल थी। डैमेज तो छोड़ो, मुझे प्रॉपरली इम्पैक्ट भी फील नहीं हुआ। और इतना सुनने के साथ ही लिंगुएन सेक्ट का सेक्ट लीडर गुस्से और डिसबिलीव में चिल्लाता है कि हाउ द हेल इज दिस पॉसिबल, ये जिंदा कैसे है? और फिर यूसी बिना रुके उसे जवाब देती है कि रूल्स तुमने सेट किए थे, पहला मूव तुम्हारा था और मैंने उसे कंप्लीटली डोज कर लिया, सो नाउ इट्स माय टर्न। और इतना बोलने के साथ ही वो पिलर से जंप मारकर फुल स्पीड में लिंगो एंड सेट की सेक्ट लीडर की तरफ उड़ती है और लैंडिंग करते हुए बोलती है कि अब देखते हैं क्या तुम मेरे अटैक को डोज कर पाते हो या फिर नहीं। तभी लीडर अपने हाथों से एनर्जी गैदर करता है और पाम में अटैक लॉन्च करते हुए चिल्लाता है कि आई कांट बिलीव यू ऑल दिस, अब मेरी ताकत यानी कि पावरफुल मूव देखो। लेकिन उसकी बात खत्म नहीं होती कि यूसी का सीधा अटैक उसके हाथ से टकरा कर उसके पाम अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी के साथ उसकी बॉडी से ढेर सारी आइस स्पाइकल्स निकलने लगती हैं जो हवा में घूमती हैं और सीधा सेक्ट लीडर की तरफ लॉन्च होती हैं। और ये सब देखकर वो चिल्लाता है, नो दिस कांट बी हैपनिंग, मैं लिंगन सेट का लीडर हूँ, मैं ऐसे नहीं मर सकता। लेकिन वो लास्ट चिल्लाहट भी अधूरी रह जाती है और उसकी बॉडी ग्राउंड पर गिर जाती है और पूरी सेक्ट चुप हो जाती है। और अब यूसी एकदम फुल स्वैग में बाकी लोगों की तरफ मुड़ती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जैसे ही कह रही हो कि हु इज नेक्स्ट। और वहाँ खड़ा एक एल्डर पैनिक में बोलता है कि सेक्ट लीडर ढेर हो गए, ये पॉसिबल कैसे है? सेक्ट लीडर को कोई कैसे मार सकता है? और दूसरा एल्डर फुल पैनिकिंग में चिल्लाता है कि हमारा लीडर जो था वो लिटिल एंट्री पीस रेलम के पीक पर था और इस लड़की ने उसे सिर्फ एक अटैक में किल कर दिया। और जैसे ये सवाल उठता है कि आखिर ये लड़की कितनी पावरफुल है जो एंट्री पीस रेलम के पीक कल्टीवेटर को भी बस एक ही अटैक में खत्म कर देती है, तो पूरे सेक्ट के एल्डर्स की हालत खराब हो जाती है। उनमें से एक पैनिक में बोलता है कि अब हम क्या करें भाई, हमें क्या करना चाहिए, सेक्ट लीडर तो मर चुका है। और तभी चैंग सामने आता है और पूरे स्वैग में हंसते हुए अनाउंस करता है कि मैं डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का पैट्रियार्क हूँ और मैं अब इस पूरे रेलम में ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ कि आज से लिंगन सेक्ट डिवोल्व किया जाता। इस डायनेस्टी में अब कोई लिंगन सेक्ट नाम का सेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो तुम सब लोग अब यहाँ से जा सकते हो। और ये बोलने के साथ ही चैंग यूसी को साथ लेकर वहाँ से निकलने लगता है और जाते हुए बोलता है कि लेट्स गो, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, सेक्ट खत्म, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। और वैसे भी हमने आज एक नया डिसाइबल रिक्रूट किया है, तो अब डिवाइन इमोर्टल सेक्ट में चलो, वहाँ फ्यूचर है। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और उनके जाते ही लिंगन सेट के बाकी बचे हुए एल्डर एक लंबी सांस लेकर राहत महसूस करते हैं। उनमें से एक एल्डर बोलता है कि फाइनली ये डेथ गॉड्स यहाँ से चली गई, यानी कि डेथ गॉडेस यहाँ से चली गई। एक पल को तो लगा था कि वो हम सबको भी यहीं ख़त्म कर देगी, लेकिन तभी उनमें से एक और एल्डर घृणा से थूकते हुए बोलता है कि क्या इस लड़के को सच में लगा था कि ये यहाँ आकर कुछ बोल्ड डायलॉग मारेगा और पैट्रिया को मारेगा और बोलेगा कि सेक्ट को बंद कर दो, तो हम सब उसकी बात। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हमें सेक्ट बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेक्ट को कंटिन्यू किया जाएगा। और फिर वो एक नीच हंसी के साथ बोलता है कि अब जब पुराने और उनका बेटा यंग मास्टर मारे जा चुके हैं, तो ये मौका परफेक्ट है नए पैट्रियर्स को चुनने का। और अगर तुम मुझसे पूछो तो इस वक्त मैं ही सबसे बढ़िया कैंडिडेट हूँ इस
पोजीशन के लिए, और फिर वो एक घिनौनी हंसी हंसता है और खुद को नया पैट्रियर्क डिक्लेयर कर देता है। तभी दूसरा एल्डर डर के मारे कांपते हुए बोलता है कि लिंगवन सेक्ट को अब किसी सेक्ट मास्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले वाला एल्डर उसकी तरफ घूर कर गुस्से में बोलता है कि एल्डर पाई, ये कैसी बकवास कर रहे हो। तो बोलता है कि क्या तुम सच में इस लड़की की धमकी से डर कर सेक्ट बंद करने जा रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने वीक निकलोगे। हाँ, वो लोग पावरफुल थे, लेकिन इस लेवल के एक्सपर्ट रोज रोज यहाँ नहीं आएंगे, और हमें लिंक्वेन सेक्ट को बंद करने की जरूरत नहीं है। मगर इसके विपरीत पूरे सेक्ट होल में माहौल फिर से डार्क और ट्विस्टेड होता जा रहा होता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि उन लोगों से मैं नहीं डरा, बल्कि बात ये है कि हमारा लिंकन सेट अब रहा ही नहीं। तो जब से वो बचा ही नहीं, तो फिर ये सेक्ट में एल्डर बनाकर हम करेंगे ही क्या। और तभी अचानक आसमान से एक मैसिव आइज शॉट यानी कि स्वॉर्ड यानी कि तलवार लाइटनिंग स्पीड से नीचे गिरता है, और जैसे ही वो जमीन से टकराती है पूरा टेरेन शैटर्ड होने लगता है। लेकिन वो एक टुकड़ा ही काफ़ी नहीं होता, तभी और भी कई सारे जॉइंट्स आइस शॉर्ड आसमान से फॉल यानी कि गिरने लगते हैं, जो बिना रुके से ही पूरी स्ट्रक्चर को क्रम्बल कर देते हैं, और पूरा लिंगवन सेक्ट लिटरली भाई ग्राउंड से बैनिश हो जाता है। किसी भी दीवार या बिल्डिंग का नामो निशान नहीं बचता। डिसाइपल्स और एल्डर इधर उधर जान बचाने के लिए दौड़ते हैं, कुछ तो चिल्लाते हैं कि प्लीज कोई हमारी हेल्प करो। और उसी मोमेंट हम देखते हैं कि एक एल्डर जमीन पर बैठ चुका होता है, और वो अपने सिर को पकड़कर इनसेन चीखते हुए बोलता है कि हमारा पूरा लिंगवन सेट अब तबाह हो गया है। बस एक छोटी सी गलती, हमें उस एक्सपर्ट को प्रोवोक नहीं करना चाहिए था, अब हमारा नाम भी मिट गया है। और तभी अचानक दूर से किसी की गूंजती हुई आवाज आती है, चंग फेंग कहाँ है? और गाइज लेट मी टेल यू, चंग फेंग था लिंगवन सेक्ट का पैट्रियस जो मारा जा चुका था, और उसका नाम सुनते ही वो एल्डर पैनिकिंग में फ्रीज हो जाता है और डर से कांपते हुए बोलता है कि नो 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 नो, क्या वो डेथ गॉडेस वापस आ गई है? लेकिन क्यों? हम तो सेक्ट छोड़ने ही वाले थे। और जैसे ही वो ये सोचता है, तभी लीटियन अपनी पूरी एलिट स्क्वाड के साथ वहां पहुंचता है। उसका ओरा प्योर रे से बर्न हो रहा होता है। भाई लिंटन यानी कि ये भी निकला है ना उससे क्या बोलते हैं, बदला लेने के लिए, और इनके सेक्ट से भी बंदे वहां गए थे। अब जिसे देखते ही एल्डर थोड़ी राहत की सांस लेते हुए मन में सोचता है कि ओह थैंक गॉड, ये वो डेथ गर्ल नहीं है। वैसे भी वो तो चैंग फेंग को ऑलरेडी किल कर चुकी थी, तो अब वो वापस आकर उसका नाम क्यों लेगी। लेकिन तभी लीटियन बिना वक्त गवाए उसकी ओर देखते हुए इंटेंस एक्सप्रेशन में पूछा है कि आर यू चैंग फेंग? और ये सुनते ही एल्डर की हालत खराब हो जाती है, और वो फूट फूट कर रोने लगता है और जवाब देता है कि लिंगन सेक्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है लिंटियन, और चेंग फेंग हमारा पैट्रियार्क वो भी मारा जा चुका है। और इस पर लिंटियन काम लेकिन कोल्ड टोन में खुद का इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूँ मार्किस यूलेरी एम्पायर का मार्किस, और वो मैं यहाँ पे आया हूँ अपने बेटे लिन योन का किलर को ढूंढने के लिए। अब मुझे कौन है वो कमीना जिसने मेरे बेटे को मारा? ये सुनते ही एल्डर एकदम से शौक में फ्रीज हो जाता है और मन में सोचता है कि क्या मैंने सही सुना, किसी ने मार्किस के बेटे को मार दिया। और उसी सेकंड एल्डर के दिमाग में एक गेम चेंजिंग प्लान आता है, और वो जमीन पर सर पटकते हुए ड्रामेटिक अंदाज में चिल्लाता है कि मार्किस, मुझे पता है कि आपके बेटे को यहाँ किसने मारा है। जो सुनते के साथ ही अब लेटिन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी मुझे बताओ कि आखिर वो कमीना पर्सन है कौन जिसने मेरे बेटे को मारा। जो सुनते के साथ ही एल्डर बोलता है कि मार्कस, जिसने आपके बेटे को मारा था वो उसी पर्सन ने हमारे पेट्रियास को भी मारा और हमारे सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनते ही लेंटिन जो होता है, अबे यार कभी इसका नाम लेंटिन जो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे जल्दी बताओ आखिर वो पर्सन कौन है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो एल्डर मन में सोचता है कि डैम, तुमने हमारे लिंगुइन सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, अब मैं उसका बदला लूंगा, तुम्हें भी मैं यही खत्म। और इतना सोचने के बाद वो एल्डर लेटिन से कहता है कि मार्कस, मैं ये तो नहीं जानता कि उस पर्सन का नाम क्या है, लेकिन हाँ उस पर्सन ने खुद को डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का लीडर बताया था। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ से सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें जवान शाह की तरफ दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठा एक चिड़िया के साथ खेल रहा होता है। और वहीं चैंग और यूसी वहां पहुंचते हैं और चैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन सेक्ट लीडर, आपने लिंगुइन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके वापसी की है। और अभी हम देखते हैं कि वहां लिहाई भी पहुंच चुका होता है और चैंग उसे देखकर कहता है कि लिहाई, बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम डिवाइन इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे?
ये सुनते ही लिहाई अपने मन में सोचता है कि अपनी पिछली लाइफ में मैं प्रोफाउंड एम्परर रिलम की पीक तक पहुंचा था, लेकिन तब भी मुझे कोई ऐसा सेक्ट नहीं मिला जो खुद को डिवाइन इमोर्टल सेक्ट कह सके। लेकिन ये लोग एक छोटे से सेक्ट में इतना बड़ा नाम लेकर घूम रहे हैं। सच में इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन जब मैं इस सेक्ट के हालात देखता हूँ, हालात देखता हूँ, तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं सीख सकूँ। इसलिए मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा। ये सुनते के साथ ही जवान शाह को बहुत गुस्सा आता है और वो लिहाई की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि सेक्ट मास्टर के सामने ऐसे पेश मत आओ, वरना यकीन करो मैं तुम्हारी गर्दन को पलक झपकने के साथ ही धड़ से अलग कर दूंगा। और इतना कहने के साथ ही जवान शाह अपनी ब्लड हैंड टेक्निक से लिहाई को पकड़ लेता है। लेकिन सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि लिहाई बिल्कुल भी डरा नहीं होता और वो घूरता हुआ जवान शाह को कहता है कि देखता रहता है, उसे जवान शाह को देखता रहता है। तभी चैंग बीच में आकर जवान शाह को रोकता है और फिर लिहाई से कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम अपनी पिछली लाइफ में प्रोफाउंड एम्परर रिलम के पीक पर थे, लेकिन अभी तुम सिर्फ एंटरफेस रिलम, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ मेरा कोई एडवांटेज ले पाओगे। वो भी शौक होते हुए लिहाई की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच में एक प्रोफाउंड एम्परर रिलम के एक्सपर्ट का रीगार्नेशन है। यार ये बंदा जितना ऑर्डनरी दिखता है उतना ही ज़्यादा डेंजरस है। मैं बिना सोचे समझे इस पर अटैक नहीं कर सकता। मुझे एक्सट्रीम डिफेंस मोड में रहना होगा क्योंकि ये लड़का बस दिखने में सिंपल है लेकिन अंदर से पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। और इतना सोचते ही चैंग जो होता है वो अपने पास में एक सीक्रेट टोकन निकालते हुए कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुमने मेरी इस झोंपड़ी जैसी जगह को देखकर जजमेंट पास कर दी है, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि इतनी जल्दी कंक्लूजन पर मत पहुंचो। मेरे हिसाब से तुम्हें मेरे साथ सेक्ट के अंदर चलकर उसे प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए, फिर डिसाइड करना चाहिए कि तुम डिवाइन इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। और इतना बोलने के साथ ही चैंग जवान शाह से कहता है कि जवान शाह, मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़के को कुछ देर के लिए गार्ड करो क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि लिंगवेन सेक्ट के लोग रिवेंज के लिए जरूर यहाँ ट्रैवल क्रिएट करेंगे। जिस पर जवान शाह कॉन्फिडेंटली हंसते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर आप टेंशन मत लीजिए, मैं यही हूँ उन्हें हैंडल करने के लिए तैयार बैठा हुआ। और इतना बोलने के साथ ही चैंग सीक्रेट वर्ल्ड को ओपन कर लेता है और जैसे ही लिहाई इस सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है वो चारों तरफ देखकर पूरी तरह से शौक में आ जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि इतनी कम रिसोर्सेज वाले सेक्ट ने इतने पावरफुल और परफेक्ट छोटी सी दुनिया यानी कि स्मॉल वर्ल्ड कैसे, क्योंकि प्रोफाउंड एम्परर रेलम के पावर हाउस कल्टीवेटर्स भी ऐसा नहीं कर सकते। और लिहाई अपने मन में सोचता है कि मैंने भी अपनी पिछली लाइफ में एक स्मॉल वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जितना परफेक्ट वर्ल्ड है वैसा तो मैं कभी बना भी नहीं पा सकता और ना बना पाया था। और जितना मैंने इस सेक्ट को अंडरएस्टिमेट किया था, ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट उससे भी कहीं ज़्यादा मिस्टीरियस है। और लगता है इन लोगों ने सिर्फ नाम के लिए नहीं, एक्चुअली में खुद को डिवाइन इमोर्टल कहने का हक भी कमाया है क्योंकि इनका नाम और ये जगह जिस हिसाब से है भाई मैच कर। इन लोगों ने लगता है डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का नाम ऐसे ही नहीं लिया, इसका मतलब यहाँ ज़रूर कुछ बहुत गहरे सीक्रेट छिपे हुए हैं। तो चलो अब अंदर जाकर खुद ही देखते हैं। और इतना सोचने के साथ ही लिहाई कमरे में एंटर करता है, जिसे देखकर चैंग बोलता है कि मुझे पता है कि तेरे पास कोई ऐसा ट्रेजर है जिसे लेकर तू इतना घबरा रहा है जैसे कि मैं उसे छीन लूंगा, लेकिन रिलैक्स कर क्योंकि तेरा ट्रेजर मेरी नज़रों के लायक भी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आया हूँ और वो है तू। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर ले। अब बता तेरा क्या जवाब है। ये सुनकर लिहाओ बिना डरे बोलता है कि अगर मैं साफ मना कि मैं तुम्हारे सेक्ट ज्वाइन नहीं करने वाला तो फिर तुम लोग क्या करोगे। ये सुनते ही चैंग मुस्कुराते हुए अपनी उंगली चटकाता है और कहता है कि एल्डर्स प्लीज हैव अ सीट। और उसी वक्त दो एल्डर्स वहां आ जा। ये देख लिहाई सीधा पूछता है कि क्या तुम मुझे डराकर जबरदस्ती अपने सेक्ट में शामिल करना चाहता है, जिस पर चैंग हंसते हुए जवाब देता है कि नहीं, मैं तुझे डराने नहीं आया, बस तुझे ये दिखाने आया हूँ कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट उतना सीधा साधा नहीं है जितना तू सोच रहा है। ये सुनते लिहाओ भी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुझे एक बात क्लियर कर दूँ, मेरे पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो कि बहुत ही रेयर और प्रेशियस ट्रीजर यानी कि बहुत जरूरी ट्रेजर है और उसका यूज़ करके मैं यहाँ से 3 प्रोफाउंड एम्परर के कल्टीवेटर से भी बचकर आराम से निकल सकता हूँ। तभी वहाँ तलवार घसीटने की आवाज़ आती है और पूरा माहौल टेंशन से भर जाता है, जिसे देखकर लिहाई भी कुछ सेकंड के लिए शौक रह जाता है। और तब एक और मिस्टीरियस बंदा वहाँ आता है जो आते ही कहता है कि अगर यहाँ 4 प्रोफाउंड एवरेज रेलम के कल्टीवेटर हो जाए तो फिर तू क्या करेगा।
और अब रिवील होता है कि इस बंदे का नाम यांगशी शीशान है और इसे लोग स्वॉर्ड डीमन के नाम से भी जानते हैं। शीशान आते ही वांग को पूरी रिस्पेक्ट देता है और अब बताया जाता है कि शीशान एक प्रोफाउंड एवरेज पीक रेलम का कल्टीवेटर है, इस जिसकी स्पेशल स्किल का नाम है 15 स्वॉर्ड ऑफ द डेथ, 15 यानी कि 15 स्वॉर्ड ऑफ द डेथ, जो एक वेनरेबल ग्रेड की टेक्निक है। और उसकी तलवार 13 पीरियस पैरेलल स्वॉर्ड भी एक हाई ग्रेड वर्नेबल स्वॉर्ड है, जिसे देखकर वांग यानी कि चैंग के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो मन में सोचता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस बार रैंडम जो समन हुआ था उसके अंदर स्वॉर्ड डीमन जैसा बंदा एंटर करेगा। अब बताया जाता है कि शशान एक टॉप लेवल स्वॉर्ड्समैन है जो कि एक्स यंग मास्टर स्वॉर्ड नेवल से इंस्पायर्ड है। ये बंदा लिटरली अपनी पूरी जिंदगी स्पोर्ट्समैनशिप को ही समर्पित कर चुका है और इसकी पूरी लाइफ की बस एक ही इच्छा रही है, स्वॉर्डमैनशिप। वो अपनी पूरी लाइफ इसी को समर्पित कर चुका है और इसकी वजह भी है क्योंकि वो किसी दिन एम्परर जंग फैंग जैसे कल्टीवेटर से लड़ सके और इसी वजह से उसने 13 डेडली स्पोर्ट्समैनशिप स्टाइल को प्रैक्टिस करते करते एक नई टेक्निक बनाई जिसे उसने 14 डेडली स्पोर्ट्समैनशिप नाम दिया। और फिर जब उसे जंग फैंग से असली में लड़ने का मौका मिला तब उसने वहीं पर अपनी टेक्निक को और भी इवोल्व करके 15 स्वॉर्ड ऑफ डेथ बना दिया, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन और डेथ को रिप्रेजेंट करती थी। और यही टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इसी के ज़रिए उसने जांग फैंग को हरा कर मार दिया। लेकिन उसे मारने के बाद शीशान को ये रियलाइजेशन हुआ कि उसकी 15 स्वॉर्ड स्टाइल सिर्फ विनाश और मृत्यु का प्रतीक है और यही सोचकर उसने एक आखिरी फैसला किया कि अब वो खुद को ख़त्म कर देगा ताकि उसकी स्वॉर्ड स्टाइल उसी के साथ खत्म हो जाए। और जैसे ही सिस्टम ये सब बताता है, सीन वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में लौटता है जहां ली हाई शिशु को देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम भी प्रोफाउंड एवरेज रिलम की पीक पर हो। और फिर वो चैंग की तरफ मुड़कर मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि देखो तो सही, तुम तो अभी सिर्फ प्रोफाउंड एवरेज रिलम पर हो और तुम्हारे एल्डर्स ही तुमसे ज़्यादा स्ट्रोंग हैं, तो फिर क्या तुम सच में से मास्टर बनने के लायक हो। और जैसे ही वो इतना बोलता है, शीशन अपनी स्वॉर्ड लिहाई के गले पर रख देता है और कहता है कि बच्चे, क्या तू मेरी 15 स्वॉर्ड ऑफ डेथ टेस्ट करना चाहता है। तभी चैंग फौरन दखल देकर कहता है कि एल्डर यार, आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बांगली हाई की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ प्रोफाउंड एवरेज रिलम पे हूँ तो इसलिए मैं सेट मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरी कल्टीवेशन मेरे बिल पर डिपेंड करती है। मैं जब चाहूँ अपनी पावर को बढ़ा या घटा सकता हूँ। और इतना कहकर चैंग अपने सेट पॉइंट को चेक करता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास 40,000 सेट पॉइंट हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी 400 पॉइंट मिल जाएंगे, तो अब मैं इन पॉइंट्स को यूज़ करने वाला हूँ। और सिस्टम से कहता है कि मेरे पास 400 पॉइंट्स है तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से 10,000 साइड पॉइंट्स यूज करके 10 ड्रॉज किए जाएं। तो चलो ड्रॉ शुरू करते हैं। और इतना कहने के साथ ही चैंग अपने ड्रॉ प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है और जैसे जैसे उसके रिवॉर्ड्स रिवील होने लगते हैं, सबसे पहले उसे यांगशी का 10% कल्टीवेशन मिलती है, फिर दूसरे ड्रॉ में उसे यूसी की 10% कल्टीवेशन मिलती है, उसके बाद वाले ड्रॉ में उसे यायू की शिफ्टिंग फ्लावर जेट टेक्निक मिलती है और उसके अगले ड्रॉ में फिर से उसे यायू की 10% कल्टीवेशन निकलती है। और इस तरह उसके सारे 10 ड्रॉ एक करके खुलने लगते हैं। चैंग के ड्रॉज जैसे ही ओपन होते हैं उसे देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, ये तो काफ़ी है मेरी पावर को साबित करने के लिए, तो इसलिए सिस्टम सबसे पहले तुम यांगशी की 10% कल्टीवेशन मेरी बॉडी में इंजेक्ट करो। और जैसे ही वो ये बोलता है, सिस्टम फौरन यांगशी के कल्टीवेशन को उसकी बॉडी में डालना शुरू कर देता है, जिससे उसकी बॉडी से एक बहुत ही ज़बरदस्त पावर रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से पास में खड़ा लिहाई भी थोड़ी तकलीफ महसूस करता है और चिल्लाकर कहता है कि ये अचानक क्या होने लगा। और तभी हम देखते हैं कि चैंग अब प्रोफाउंड एवरेज रिलम की पीक पर पहुंच चुका होता है और वहां पहुंचते ही वो बहुत रिलैक्स होकर बोलता है कि लो देख लो कितना आसान था, मैं तो पीक पर आ गया। जिसे देखकर लिहाई एकदम स्टंट रह जाता है और चौंक कर कहता है कि ये पॉसिबल कैसे है, ये अचानक पीक पर कैसे पहुंच गया। क्या इसने अपनी रियल कल्टीवेशन मुझसे छिपा कर रखी थी? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी इतनी जल्दी पीक पर नहीं पहुंच सकता, स्पेशली जब ये एक पल पहले सिर्फ अर्ली स्टेज पर था, पहुंच गया और अब एक पल में पीक पर पहुंच।
और अगर मैं इस वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड बंदे की भी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि वो भी ऐसा कर सकता है। और इसी कंफ्यूजन में खोया हुआ लिहाओ तभी चैंग की तरफ देखकर बोलता है कि तो अब बताओ तुम क्या कहना चाहोगे। और चैंग की बात सुनकर लिहाओ भी अपनी एनर्जी रिलीज करता है और गुस्से में कहता है कि क्या हुआ अगर तुम्हारे डिवाइन इमोटर सेक्ट में 4 परफाउंड एवरेज रिलम के पीक लेवल के कल्टीवेटर्स हैं, तब भी मैं तुम लोगों से मरते दम तक फाइट करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन उसकी बात सुनकर चैंग उसे रोकता है और बोलता है कि 1 मिनट रुको, ये किसने कहा कि हमारे सेक्ट में सिर्फ 4 एक्सपर्ट हैं? लगता है तुम 5th एक्सपर्ट को भूल रहे हो, एल्डर गो चैंग। क्या तुम नहीं जानते कि एल्डर गोचेंग भी प्रोफाउंड एवरेज रिलम पर हैं? अब ये सुनकर लिहाई गुस्से में बोलता है कि मुझे फूल बनाना बंद करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं साफ देख सकता हूँ कि एल्डर गोचेंग तो नेवलोटी रिलम में है और उसे हराना मेरे लिए काफी आसान। लेकिन चैंग उसे कामली जवाब देता है कि हाँ, अभी के लिए एल्डर गोचेंग नोवलिटी रिलम पर है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि आज तुम खुद बिटनेस बनने वाले हो कि उस चीज़ के जो डिवाइन इमोटर सेक्ट को डिवाइन बनाता है। क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे सेक्ट का नाम डिवाइन इमोर्टल क्यों है। क्योंकि इस सेक्ट में ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से मैं किसी भी कल्टीवेटर को एक ही पल में ब्रेक थ्रू दिलवा सकता हूं, और ये चीज़ आज तुम अपनी आंखों से देखोगे, जिसके बाद तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। लेकिन तभी ली हाउ गुस्से में चैंग से कहता है कि ये सब उल्टी सीधी बातें करना बंद करो, क्योंकि जब मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में परफॉर्म एम्परर रिलम की पीक पर था, तब भी मैं ऐसा नहीं कर पाया था कि किसी नोबिलिटी रिलम के कल्टीवेटर को परफॉर्म एवरेज रिलम में ब्रेक थ्रू दिलवा सकूं। और अगर तुम अब तक सिर्फ परफॉर्म एवरेज रिलम की पीक पर हो तो तुम ये कैसे कर सकते हो? ये सुनकर चैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी पिछली जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों मैं इस सेक्ट का मास्टर हूँ। और फिर चैंग अपने मन में सोचता है कि मैं असल में शो ऑफ नहीं करना चाहता था, लेकिन सेक्ट की इज्जत के लिए मुझे थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा सोचते हुए वो अपनी फिंगर एल्डर गोचेंग के फोरहेड पर रखता है और सिस्टम से कहता है कि सिस्टम मेरी एल्डर गोचेंग के अंदर ट्रांसफर कर दो। लेकिन वो अपनी खुद की कल्टीवेशन नहीं देता, बल्कि यूसी 10% कल्टीवेशन जो उसे सिस्टम से मिली थी वही एल्डर गोचिंग की बॉडी में डाल देता है। और जैसे ही वो एनर्जी एल्डर गोचिंग की बॉडी में जाती है, एल्डर गोचिंग एक पल को शॉक हो जाते हैं और उनकी बॉडी अचानक बहुत तेज़ी से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। और फिर कुछ ही पलों में एल्डर गोचेंग परफॉर्म एवरेज रिलम की अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, जिसके बाद एल्डर गोचेंग शुक्रिया अदा करते हुए चैंग से बोलते हैं कि सेक्ट लीडर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुनकर चैंग कहता है कि अरे ये तो बस एक छोटी सी बात थी, इतनी सी चीज़ के लिए शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर जी मैन भी आ जाता है और वो भी चैंग का धन्यवाद करता है और कहता है कि सेक्ट मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हम फिर से बराबरी के ओपोनेंट बन गए हैं और अब हम अपनी फाइट को ठीक से ख़त्म कर सकते हैं। और वो फैसला करते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल होगा। और इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि ली हाई के तो पसीने छूटने लगते हैं और वो सिर पकड़कर सोचता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या इस बंदे ने एल्डर को इतनी आसानी से परफॉर्म रिलम में पहुंचा दिया? और तभी जैसे ही लिहाई ये सोच रहा होता है, हम देखते हैं कि चारों एल्डर्स अब अपने खतरनाक ओरा को रिलीज करते हुए उसकी तरफ देखने लगते हैं। और उसके बाद चैंग भी अपना ओरा रिलीज करते हुए लिहाई से कहता है कि अब हमारे डिवाइन इमोटर सेक्ट में 4 एल्डर्स और 5वां सेक्ट मास्टर, यानी कि कुल 5 परफॉर्म एवरेज रिलम के एक्सपर्ट हैं। तो अब अगर तुम यहाँ पर हमसे मरने तक भी फाइट करोगे तो तुम मुझे नहीं लगता कि तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ पाओगे। इसलिए मैं तुमसे पूछ कि क्या तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन करोगे या फिर फाइट करोगे? मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें फिर से तुम्हारी पीक तक पहुँचा दूंगा और शायद उसे भी सरपास करा दूँ। ये सुनकर लिहाई कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ 10 ईयर्स के लिए। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मेरे ट्रेजर तुम मुझसे नहीं लोगे। ये सुनते ही चैंग हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो लाओ अब एंट्री फीस जमा करो। और फिर लिहाई वांग को पैसे दे देता है, जिसके बाद सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट ने एक खतरनाक जीनियस को सेट में रिक्रूट कर लिया है, इसलिए रिवॉर्ड में उसे 300 से सेट पॉइंट और एक रैंडम समन दिया जाता है। और ये देखकर चैंग बहुत खुश होता है और सोचता है कि एक प्रोफाउंड एम्परर रेलम की पीक के रिकारनेशन को सेक्ट में लेना रिस्की था, लेकिन रिवॉर्ड इतना हाई है कि सारी मेहनत सफल हो गई। और अब हमारा
व्यू शिफ्ट होता है जांगिया माउंटेन रेंज के अंदर, जहां एक लड़के की आवाज आती है जो बोल रहा होता है कि सच में ये जंगिया माउंटेन रेंज कितनी सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, लेकिन मैं इतनी देर से पैदल चल रहा हूं और अब मुझे भूख लगने लगी है और खाने का कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा और खाना भी साथ नहीं लाया हूं। तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा भालू आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़का मन में सोचता है कि मेरी किस्मत तो देखो, शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ गया है, लगता है अब भूख मिट जाएगी। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि उस लड़के का नाम यूनफेई है। और अब हम देखते हैं कि यूनफेई खड़ा होता है और वो भालू उस पर पीछे से हमला कर देता है, जिसे देखकर यूनफेई अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कि देखो इस बियर का साइज कितना बड़ा है, इसने तो पूरा आसमान ही ढक लिया है और अंधेरा ला दिया है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है इस आसमान को बीस ने नहीं ढका, बल्कि पूरा आसमान तो इन एरो जो होती हैं उससे भर गया है, लेकिन आखिर इतने ज्यादा एरोज आए कहाँ से। गाइज आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं। ये बंदा नया बंदा आया है और अभी जंगल में है और एरोज इस पे चल रहे हैं। अब देखते हैं अगले एपिसोड में कि कौन इस पे एरोज चला रहा है और आगे जो बंदा है लेंटिंग है यार, क्या नाम है उसका, लेंटिन जो है, वो कैसे अपने बेटे का बदला लेगा। क्या वो इमोर्टल सेक्ट के साथ फाइट करेगा या फिर भाई पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा। चलो वो हम सब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। लाइक से मुझे पता चलता है कि भाई वाकई में आपको जो स्टोरी है वो पसंद आ रही है। अगर भाई नहीं किया तो कर दो यार, फ्री है यार, कुछ नहीं जाता, नथिंग। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।